कर दिया रवि सर ने, मेरे लिखने से पहले ही कर दिया, किसी बच्चे ने कर दिया। ठीक है, तो अभी आ चुका है, देख लो आप, यूट्यूब पे हम लोग लाइव हो चुके हैं। ओके, हाँ ठीक है, तो यूट्यूब पे भी अभी लाइव हो चुके हैं। हाँ पूछो सर, ऑप्शनल ग्रेजुएट में से लेना है? अरे भाई साहब, ऑप्शनल वो लो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे, मेरे इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं था जो ऑप्शनल मैं ले सकूं। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। सर जी, न्यूज़पेपर कितने मंथ या कितने साल का पढ़ना है? जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक पढ़ते रहना है। सर ये चैनल को सब्सक्राइब करो सब, फिर जब क्लास स्टार्ट होती है ऊपर आ जाता है। अच्छा, वाह जी वाह, धन्यवाद जी, जिसमें आप बेस्ट हो। बहुत कंफ्यूजन है न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर आप, ये मैंने आज इसलिए, देवी जी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर दिख रहा है? हाँ, न्यूज़पेपर के बारे में ही बताया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैंने एक न्यूज का टॉपिक उठाया, ठीक है, उसके कैसे नोट्स बनाने हैं सेग्रीगेट करके, वो बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अच्छा वाह जी वाह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है। अभी शुरू करें, हम क्लास शुरू करें। बच्चे आ चुके हैं, 74 बच्चे आ चुके हैं, थोड़े से और आ जाएं। और किसको डाउट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में? ऑप्शनल सब्जेक्ट यार आराम से लो, हफ्ता 10 दिन एक सब्जेक्ट पे थोड़ी सी मशक्कत करो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान करो, उस पर मनन करो। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ यार ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तब आप उसको लो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है तभी आप उसमें लो, अदरवाइज ऐसे नहीं कि पड़ोसी ने ले लिया तो मैंने भी वही लेना है। कंफ्यूज हो सर, कौन सा लेना चाहिए? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ भाई साहब, समझ सुन नहीं रहे हो आप? सब्जेक्ट पढ़ो कोई पर्टिकुलर, जिसमें लग रहा है आपको इंटरेस्ट है तो फिर वही सब्जेक्ट लो। सर ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट होता है? काफी सारे होते हैं बेटा, आपको कल व्हाट्सएप भी किया था। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है तो मैंने मेडिकल साइंस ले लिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको देवी जी। जीएस में से लेंगे तो बेनिफिट है? हाँ बिल्कुल बेनिफिट है देवी जी, जीएस में से लोगे तो बेनिफिट तो मिलेगा ना। आपकी ऑलरेडी प्रीलिम्स में तैयारी हो रही है और उसके बाद आपको ऑप्शनल में भी पढ़ने को मिल रहा है, तो आपकी तो डबल तैयारी हो जाएगी। जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स, ये आपके ऑलरेडी प्रीलिम्स में होते हैं, तो ऑप्शनल में आपको फायदा मिल जाता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हो गया हाय हेलो? ठीक है, तो 80 बच्चे आ गए इधर, और इधर 12 आ चुके हैं यूट्यूब पे भी। जीएस में से लेंगे तो बेनिफिट है? हाँ जी देवी जी, बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। और कोई हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कल के लेक्चर में कोई डाउट हो? हमने कल इंटरेस्ट रेट्स पढ़े थे और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में पढ़ा था। सर जी टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? बेटे 7 पेपर होते हैं, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था। अच्छा कोई डाउट नहीं है, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है तो मैंने मेडिकल साइंस ले लिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको देवी जी। किसी को डाउट हो लास्ट लेक्चर में, कोई भी इंटरेस्टेड ना समझ आया हो, कोई इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में ना पता चला हो, कोई भी डाउट हो? अगर नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। चलो सर क्लास शुरू कर दो। ठीक है चलो, तो मेहरबान कदरदान साहिबान, अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। एलएएफ रिपोर्ट दे दो। एलएएफ रिपोर्ट क्या? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? क्या कह रहे हो रोहित जी, आपकी बात नहीं समझा मैं। चलो सर क्लास शुरू कर दो। हाँ हाँ शुरू कर रहे हैं। एलएएफ रिपोर्ट क्या है बेटा? क्या एलएएफ रिपोर्ट क्या?
LAF बोले तो व्हाट? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बताया था। चलो एनीवेज, तो न्यूज़पेपर बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो ये मैंने एक न्यूज़पेपर की जो एक न्यूज़ है, 13 अगस्त की न्यूज़ है ये, कुछ टैक्स पेयर चार्टर के नाम से न्यूज़ है, तो उसकी कटिंग मैंने डाली थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई न्यूज़ पेपर में से न्यूज़ को हमने उसमें जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कैसे गैदर करनी है, ठीक है, और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, उसके नोट्स कैसे बनते हैं, ओके। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, 13 अगस्त की न्यूज़ है ये, 13 अगस्त, ठीक है। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला हुआ है दैट टैक्स सिस्टम शुड बी सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। मतलब जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो सीमलेस होना चाहिए, मतलब बिना कोई रुकावट वाला, पेनलेस होना चाहिए बिना किसी दर्द का, और फेसलेस होना चाहिए मतलब किसी का चेहरा मत आए सामने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये न्यूज़ की हेडिंग है, ठीक है। तो इसमें मोदी साहब कह रहे हैं दैट टैक्स सिस्टम शुड बी seamless, painless, painless, says PM Narendra Modi at 11 a.m. on the platform for transparent taxation. उनका कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओके। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, मतलब जो ईमानदार है उसको हम ऑनर करेंगे, यानी उसको रिवार्ड करेंगे या जैसे भी, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो इस न्यूज के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि न्यूज पढ़ते हैं हम, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे एम्फसाइज द रोल ऑफ टैक्स कंप्लायंस। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में कोई भी वर्ड ऐसा आए जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो एक सारे बच्चे ना एक पेपर और पेन ले लो हाथ में। पेपर और पेन ले लिया सभी ने? एक पेपर और पेन ले लो, वो नीचे नोटबुक वगैरह रख लो, मतलब ले लिया सभी ने? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ले लिया तो फिर लिख कैसे रहे हो? एनीवेज, ठीक है। तो जैसे कि हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे एम्फेसाइज द रोल ऑफ टैक्स कंप्लायंस। यहाँ पे वर्ड क्या दिखा आपको? टैक्स कंप्लायंस, ठीक है। अब टैक्स कंप्लायंस का मतलब क्या होता है सर? सब कोई बताएगा? किसी बच्चे को बताओ। चलो मैं बताता हूँ। टैक्स कंप्लायंस का शुद्ध हिंदी में मतलब ये है, टैक्स कहते हैं कि टैक्स कंप्लायंस करना मतलब कि टैक्स के रूल्स को फॉलो करना। सपोज करो कि आपकी तनख्वाह मान लो 5 लाख रुपए सालाना है या 10 लाख रुपए सालाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टैक्स सिस्टम में कुछ बेंचमार्क्स बने होते हैं कि इतने से इतने के बीच में इतना टैक्स लगेगा, जिनकी इनकम इतनी है, जिनकी इनकम इतनी है उनको इतना टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आप सारे रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो रूल्स फॉलो, टैक्सेस के जो रूल्स फॉलो करते हैं एक्यूरेटली और ट्रांसपेरेंटली, उसको बोलते हैं टैक्स कंप्लायंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप टैक्स कंप्लायंस की डेफिनेशन लिखो, जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखो। एक टैक्स कंप्लायंस लिखो। टैक्स कंप्लायंस मींस, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग हो चुकी है, लेट हो गया आप, जल्दी से आप लिखो फटाफट। टैक्स कंप्लायंस का क्या मतलब है? टैक्स कंप्लायंस मींस टू कंप्लाई विद टैक्स लॉस, मतलब कि टैक्स लॉस को फॉलो करना, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस मींस टू कंप्लाई विद टैक्स लॉस एंड रेगुलेशंस बाय पेइंग टैक्स, by paying, P-A-Y-A-N-G, by paying tax accurately and timely, ठीक है। मतलब आप सही टैक्स भरो, जो आपका टैक्स बनता है, और टाइम से भरो। टैक्स टैक्स कंप्लायंस का ये मतलब है, ठीक है। आगे चलें, ये लिख लिया सभी ने? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। टैक्स कंप्लायंस मींस टू कंप्लाई विद टैक्स लॉस एंड रेगुलेशंस बाय पेइंग टैक्स टाइमली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। तो अब दोबारा न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं। द पीएम मोदी ऑन थर्सडे एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ टैक्स कंप्लायंस इन नेशन बिल्डिंग।
वो कहते हैं टैक्स कंप्लायंस का रोल है नेशन बिल्डिंग में, ठीक है, यानी कि हमारे देश इससे डेवलप करेगा। जाहिर सी बात है ना, हम लोग टैक्सेस पे करेंगे तभी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो मतलब डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो नेशन बिल्डअप करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एंड सेड दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल, यानी वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जो मॉडल फॉलो करेगी वो पॉलिसी ड्रिवन होगा, यानी कि पॉलिसीज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। द एम्फेसाइज इज ऑन मेकिंग एवरी रूल लॉ पॉलिसी पीपल सेंट्रिक, मतलब कि लोगों को ध्यान में रखते हुए, एंड पब्लिक फ्रेंडली, ठीक है, पब्लिक फ्रेंडली होगा। दिस इज द यूज ऑफ न्यू गवर्नेंस मॉडल एंड द कंट्री इज गेटिंग इट्स रिजल्ट, ठीक है। He said while speaking at the launch of platform for transparent taxation honoring the honest, मतलब उसकी जो मेन लाइन ये है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, मतलब कि जो बंदा ट्रांसपेरेंसी से टैक्स पे कर रहा है उसको ऑनर किया जाएगा, यानी ईमानदार आदमी को ऑनर किया जाएगा, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बता रहे कि मतलब कि जो वो इवेंट था वो किस किसने और मतलब कि अटेंड किया था, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना। तो उसके बाद आप फटाफट नेक्स्ट न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है हियर व्हाट्स पीएम सेड, पीएम ने क्या क्या कहा है, टैक्स पेयर चार्टर। नाउ द क्वेश्चन इज कि टैक्स पेयर चार्टर, ये अलग सी टर्म लग रही है हमें। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या, चार्टर का मतलब समझाया आपको, पॉलिटी में समझाया होगा, पक्की बात है। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर मतलब कोई बताएगा चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्ट लगाना, टिकी चार्ट लगाना, क्या होता है चार्टर का मतलब, बहुत बोलना, अरे कुछ भी। यहाँ पे चार्टर का मतलब वो चैटर होता है, ये चार्टर है, CHARTER, डॉक्यूमेंट नहीं। अरे यार चार्टर ऑफ, चार्टर नहीं कराया तुम्हारे को 1215 में, राइट्स आए थे यार सबसे पहले। चार्टर मतलब राइट्स, ठीक है, कुछ अधिकार आपके, ठीक है। तो टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या हो गया, टैक्स पेयर चार्टर मींस जो टैक्स पेयर है, जैसे सपोज हम लोग टैक्स भरते हैं, तो चार्टर मतलब राइट्स, यानी हमारे राइट्स हैं। तो आप जहां टैक्स कंप्लायंस की डेफिनेशन लिखी है ना आपने, टैक्स कंप्लायंस की डेफिनेशन लिखी है, उसके नीचे ही ड्यूटीज नहीं सिर्फ राइट्स, ठीक है। टैक्स पेयर चार्टर नीचे लिखो, टैक्स कंप्लायंस के नीचे वाली लाइन में लिखो टैक्स पेयर चार्टर इज इक्वल टू राइट्स ऑफ टैक्स पेयर्स, मतलब हम लोग जो टैक्स पे करते हैं हमारे कुछ राइट्स हैं, टैक्स पेयर राइट्स, या राइट ऑफ टैक्स पेयर्स लिख लो ऐसे, ओके, समझ आया, आगे चलें। तो टैक्स पेयर चार्टर वो कहता है कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द टैक्स पेयर टू, वो कहता है कि एक टैक्स पेयर चार्टर बनाएंगे, मोदी जी ने कहा कि भैया एक तो टैक्स पेयर चार्टर बनाएंगे जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रखेंगे, किसकी, टैक्स पेयर्स की, यानी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। द टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स बिकॉज दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क, ठीक है। मोदी कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रही, क्या नहीं समझ आ रहा भाई साहब, समझ नहीं आ रही आपको, देवी जी क्या नहीं समझ आ रहा आपको, मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट करूंगा, किसी बच्चे को अभी तक कुछ ऐसा अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने कि समझ ना आने वाला, क्या नहीं समझ आ रहा बेटा, जल्दी टाइप करो, रिपीट कर दो, हाँ हाँ रिपीट कर देते हैं, अभी आपको रिपीट करेंगे, अभी तो पहली लाइन ही शुरू हुई है, अभी तो टैक्स पेयर चार्टर के बारे में बोला मैंने तो, और कुछ बोला ही नहीं। थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि मोदी साहब ने क्या बोला है, टैक्स पेयर चार्टर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर टैक्स पेयर टू। मैंने यहाँ पे एक वर्ड आया यहाँ पे टैक्स पेयर चार्टर के नाम से, उसका मैंने आपको मतलब बताया, इसका मतलब है कि राइट्स ऑफ टैक्स पेयर, मतलब कि जो हम लोग टैक्स पे करते हैं हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ मतलब कि राइट्स हैं, ठीक है, कि हमारे अधिकार हैं, ठीक है, उसके बारे में होगा। वो कहता है लेकिन ये जो अधिकार हैं इसके साथ साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ठीक है, टैक्स पेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। द टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स बिकॉज दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क। वो कहता है, मोदी कहता है कि भैया टैक्स पेयर को टैक्स पे करना चाहिए, तो ये सिस्टम इसी तरह चलता है, ठीक है। इंडिया अमंग द नेशन विद लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपकी आगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये आप एक अलग से लिख लो, ये आप इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है।
मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिखना है। आपने ऐसे लिखना है कि जैसे सीटी लिख दिया आपने, कॉर्पोरेट टैक्स आगे लिख दिया, जैसे आपको मैं स्लाइड में दिखाई देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैक्स कंप्लायंस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, जैसे मैंने लिखी हुई है टैक्स कंप्लायंस की, ठीक है। टू कंप्लाई विद द टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन बाय पेइंग टैक्स टाइमली एंड एक्यूरेटली, सबसे पहले ये लाइन लिख दी, ठीक है। उसके बाद लिखा टैक्स कंप्लायंस से क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस से क्या होगा, नेशन बिल्डिंग होगी, ठीक है। बताया था ना मोदी जी ने, टैक्स कंप्लायंस से नेशन बिल्डिंग कैसे होगी, समझाया था आपको। नेशन बिल्डिंग कैसे होगी, टैक्स कंप्लायंस से टैक्सेस आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे या कुछ भी XYZ डेवलपमेंट के काम आएगा, डेवलपमेंट होगी तो नेशन बिल्डिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमने टैक्स पेयर चार्टर के बारे में लिखा कि टैक्स पेयर चार्टर है क्या, मतलब कि ये सबसे पहली बार अनाउंस हुआ है कब, बजट 2020-2021 में, ठीक है, जो अभी का बजट आया उसमें अनाउंस हुआ था, ठीक है। टैक्स पेयर चार्टर करेगा क्या, बेसिकली इट प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी रखेगा, ठीक है। एम क्या है इसका, एम क्या है इसका, टू ऑनर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर। आप लोग भी सेम वैसे का वैसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, मतलब कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, मतलब जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहा है। यार गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अभी टाइम देख लो कितना हो चुका है, एक तो वैसे ही लेट आए हो आप, ठीक है, उसके बाद गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं खत्म होते आप लोगों के, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार कहा है जब क्लास बीच में चल रही हो इन बिटवीन कोई मैसेज नहीं करेगा, नाउ डोंट राइट सॉरी प्लीज। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऑनर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर, मतलब कि जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है उसको ऑनर करना है, ठीक है। एंड दिस विल इंक्लूड इन द आईटी एक्ट, ये जो टैक्स पेयर चार्टर होगा ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, आईटी एक्ट के अंदर। आईटी एक्ट बोले तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है। कितना समझ में आया। अभी दोबारा आपको न्यूज की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया कि टैक्स कंप्लायंस का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस का मतलब मैंने आपको समझाया कि टैक्स कंप्लायंस मींस कि ईमानदारी से टाइमली और एक्यूरेटली जो टैक्स रूल्स फॉलो करे उसको कहते हैं कि ये बंदा टैक्स कंप्लायंस सिस्टम बखूबी निभा रहा है, ओके। तो इसमें मोदी साहब ने क्या कहा है कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होगी, तो इसको ऑनर करेंगे हम लोग जो ऑनेस्ट, यानी कि जो ईमानदारी से टैक्स पे करेगा, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोदी साहब ने कहा कि टैक्स पेयर चार्टर जो सा बनाया जाएगा दैट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टैक्स पेयर टू, मतलब कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या है। टैक्स पेयर चार्टर का मतलब है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके कुछ राइट्स, उनके कुछ मूलभूत अधिकार, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं आपने पॉलिटी में, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, भूल तो नहीं गए। पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 14 से 35 तक, 12 से 35 तक, 12 में डेफिनेशन है, 13 में भी, 14 से शुरू होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, है ना। हाँ ठीक है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। तो द टैक्स पेयर मस्ट पे टैक्स, दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। इंडिया अमंग द नेशन विद द लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रीलिम्स में काम आ सकती है, आपसे पूछ सकता है कि इंडिया 35 तक है, 12 से 35 तक है, ठीक है, देख लेना आप। 14 से 32 तक राइट्स हैं, बट वो पार्ट नंबर 3 12 से 35 तक है, ओके। सो इंडिया अमंग द नेशंस विद द लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो कहता है कि फेसलेस असेसमेंट विल बी डिसाइडेड रैंडमली बाय अ कंप्यूटर एंड विल बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी। दिस विल बी इंश्योर दैट इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकम टैक्स पेयर्स कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर ब्रिंगिंग एनी चेंजेस ऑफ प्रेशरिंग टू जीरो। इसमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ हैज India embrace this change, ठीक है। There are 4 main reasons for it. The first one is policy driven governance, मतलब कि जो गवर्नेंस होगी, ठीक है, वो पॉलिसी ड्रिवन होगी, हर चीज की पॉलिसीज बनाई जाएगी। ट्रस्ट ऑन द कॉमनर्स ऑनेस्टी, मतलब कि वही जो टैक्स पेयर होगा उसकी ऑनेस्टी को ट्रस्ट किया जाएगा। रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरफेस विद इंक्रीज टेक्नोलॉजी यूसेज,
मतलब कि बंदों को बार बार धक्के ना खाने पड़े, ठीक है। टेक्नोलॉजी का हम भरपूर यूज करेंगे एंड रिवार्डिंग द एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी, दैट इज ऑनेस्टी एंड सेंसिटिविटी इन आवर ब्यूरोक्रेसी, ये मोदी ने कहा। इसमें कोई इंफॉर्मेशन अभी इसमें इस वाली उसमें न्यूज में कोई रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है, टैक्स पेयर चार्टर क्या है, आपको ये देखना है, आपको ये सर्च करना है टैक्स पेयर चार्टर है क्या, ठीक है। और यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत ज्यादा कम पे किया जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि हम टैक्स पेयर चार्टर बनाएंगे। इस न्यूज का मतलब ये है कि भैया हम एक टैक्स पेयर चार्टर बनाएंगे, मतलब जो लोग टैक्स पे करते हैं उनके लिए अलग से राइट्स बनाएंगे भैया, कि आपको रिवार्ड करा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करना शुरू करें कि हाँ यार ठीक है कि हाँ आप बार बार टैक्स पे करोगे, मतलब जितने ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे उनको उतना ज्यादा रिवार्ड देगी गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग टैक्सेस पे करना शुरू कर दें। और ज्यादा टैक्सेस पे करेंगे जिससे क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस सिस्टम बनेगा इंडिया का। टैक्स कंप्लायंस का मतलब कि लोग एक्यूरेटली और टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। समझ आया सभी को? अभी दोबारा से एक बार समझाऊं। अभी मैं आपको दोबारा अपने नोट्स दिखाऊंगा, उसमें मैंने कैसे बनाया, ठीक है। आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे वो कॉर्पोरेट टैक्स वाली लाइन थी ना, ये देखो मैंने कैसे लिखी है। कॉर्पोरेट टैक्स लिखा इज इक्वल टू इंडियाज रैंक, और ये नीचे डाउन एरो का साइन बना दिया, मतलब कि इंडिया का रैंक कम है कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में, ठीक है। तो इस तरह लाइन लिखनी होती है, बजाय कि मैं पूरी लाइन लिखूं कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ इंडिया, इंडियाज रैंक इज वेरी लो, ऐसे लिखने के बजाय मतलब मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है, ताकि मेरे नोट्स जितने छोटे बनेंगे ना उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही समझने में मेरे को आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने टैक्स कंप्लायंस की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद टैक्स कंप्लायंस का यूज लिख दिया कि टैक्स कंप्लायंस से होगा क्या, इट लेड टू नेशन बिल्डिंग, ठीक है। टैक्स पेयर चार्टर क्या है, जो कि अनाउंस हुआ था बजट 2020-2021 से, ये मैंने गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है। मैंने टैक्स पेयर चार्टर लिखा गूगल पे, यूपीएससी लिखा आगे स्पेस डाल के और सर्च किया, और जो टैक्स पेयर चार्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई है उसको मैंने जॉट डाउन कर लिया। ऐसे तरीका होता है, ठीक है। उसमें लिखा कि भाई इससे होगा क्या, इट प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इसमें होगा क्या, टू ऑनर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर, यानी जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है उसको ऑनर दिया जाएगा, ठीक है। इट विल इंक्लूड इन आईटी एक्ट, ठीक है, मतलब ये जो टैक्स पेयर चार्टर है, मतलब ये जो अधिकार है, ये आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये डाल दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ साइड में मैंने एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या है कि टैक्स पेयर चार्टर किन किन देशों में आ चुका है, कनाडा में आ चुका है, कनाडा में है, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, और चौथे नंबर पे अभी इंडिया होने वाला है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कोई अलग से स्पेशल लाइन नहीं लिखी कि भाई कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में टैक्स पेयर चार्टर है तो इंडिया में चौथे नंबर पे आ जाएगा, बस खाली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो मेरे को अंडरस्टूड है कि कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है, चौथे नंबर पे इंडिया में है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्रेस करके लिखना है, ठीक है। अपनी समझ के लिए नोट्स बनाने, किसी को लुभाने के लिए नहीं बनाने। अब कोई मेरे नोट्स देख लेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा हुआ है। यहाँ कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इसलिए लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर चार्टर कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ही है सिर्फ, ठीक है, और चौथे नंबर पे इंडिया पे आएगा। लास्ट लाइन में लिखा हुआ कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में इंडिया की रैंकिंग जो है वो काफी लो है, डाउन का साइन डाला होगा ना। तो इतना समझ में आया? उसके बाद हम टैक्स पेयर चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स पेयर चार्टर में क्या क्या चीजें आएंगी। इतना समझ आया? इतना सिंपल है, मतलब मैं आपको नोट्स बनाने बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे बड़ी सी चीज को हमने कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके हमने वो चीजें लिखनी है जो हमारे लिए जरूरी है। आपने ये सब लिख लिया, ये जो स्क्रीन पे है ये लिख लिया आपने, सभी ने लिख लिया ये? इसको मैं आगे कर दूं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी आगे हम पढ़ते हैं टैक्स पेयर चार्ट। अभी देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, जैसे कि लिखा हुआ है फॉलोइंग कंडीशंस विल बी अ पार्ट ऑफ टैक्स पेयर चार्टर। यहाँ लिखा हुआ है इट विल बी अ पार्ट ऑफ टैक्स पेयर चार्टर, यानी कि अभी टैक्स पेयर चार्टर अभी बना नहीं है, मतलब ये स्पेकुलेशन है कि हाँ टैक्स पेयर चार्टर में ये चीज भी होगी, वो चीज भी होगी। वो कहते हैं कि ये कंडीशंस होंगी, मतलब ये प्रोविजंस होंगी, ठीक है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, अभी आया नहीं है, अभी आ सकता है, ठीक है, अभी नहीं आया। तो खाली हमने पढ़ना है कि क्या क्या हो सकता है उसमें। तो पहली प्रोविजन तो यह है, टैक्स पेयर्स हैव
फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो टैक्स पेयर के, एक तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनसे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो है ही है, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं उनके अलग से फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके अलग से मूलभूत अधिकार होंगे, ठीक है, टैक्स पेयर चार्टर में। प्लस बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, यानी कि कुछ उनको स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज दी जाएंगी कि उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे वो नहीं अभी यहाँ पे बताया गया, ठीक है, तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस होंगे, ठीक है। दूसरा, इट इंक्लूड सम इन्फोर्सेबल राइट्स, मतलब कि जो इन्फोर्समेंट भी हो सके, ठीक है, दैट इज एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर डिलेज इन रिफंड, ठीक है, यानी कि एफिशिएंट और टाइम बाउंड रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, अगर मान लो उनको कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की भी, ठीक है, तो एक कुछ समय निर्धारित किया जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम इतने समय में रिजॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना, टाइम बाउंड रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर डिलेज इन रिफंड, अगर सपोज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उनको रिफंड करने में डिले हो जाती है तो वो सिस्टम वो कह रहे हैं एफिशिएंट होगा, ठीक है, यानी इनफोर्सेबल राइट्स होंगे, वो जाके बोल सकते हैं वहां पे कि भाई हमारा रिफंड नहीं हुए कुछ टैक्स के पैसे, जैसे आप लोग कोई बिजनेस वाला होगा उसको पता होगा कि जैसे हम लोग जीएसटी बिल काटते हैं किसी का, ठीक है, तो हम किसी का बिल हम आगे काटते हैं, वो आगे काटता है, ठीक है, तो अगर सपोज किसी ने हमारा जीएसटी बिल काटा तो हम वो जीएसटी सरकार से रिफंड हो जाती है, ठीक है, दो स्कीम्स होती हैं, कंपोजिट स्कीम होती है, वो जब हम जीएसटी करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना समझो कि इट इंक्लूड इन सम इन्फोर्सेबल राइट्स, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं सर, ये इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आता है टैक्स पेयर डाटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, जो टैक्स पेयर का डाटा होगा, सपोज मैं अगर टैक्स पे कर रहा हूँ तो मेरा डाटा कॉन्फिडेंशियल होगा, ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। इट वॉन्ट बी यूज एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कि कानूनी प्रोविजंस होंगी जिसके तहत ये मतलब गुप्त रखा जाएगा कि वो बंदा कितना टैक्स पे कर रहा है या कहाँ से टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मीडिया पब्लिसिटी दैट कॉज एम्बेरसमेंट टू टैक्स पेयर इज अवॉइडेड, ठीक है, वो कहते हैं जो मीडिया पब्लिसिटी, मीडिया बदनाम नहीं करती यार ये बंदा इतने टैक्स पे करता है, अक्षय कुमार 50 करोड़ टैक्स पे करता है, या कोई भी एक्स वाई जी कोई भी पर्सन है ये इतना टैक्स पे करता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो वो जो मीडिया पब्लिसिटी है जो एम्बेरसमेंट फील कराती है टैक्स पेयर को, ये अवॉइड की जाएगी, ठीक है, अनलेस चार्जेस अगेंस्ट टैक्स पेयर आर प्रूव, तब तक जब तक कोई उसके खिलाफ कोई चार्जेस मतलब कोई आरोप अगर आपने लगाया वो प्रूफ ना हो तब तक, ठीक है। इतना समझ में आया, ये 4 पॉइंट समझ में आए टैक्स पेयर चार्टर में क्या क्या होगा। सिंपल सा है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। टैक्स पेयर चार्टर में क्या होगा, टैक्स पेयर के कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे सर, मूलभूत अधिकार होंगे, और बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, कुछ उसको सर्विसेज दी जाएंगी कि आप टैक्स पे करते हो, आप ईमानदार हो, आपके लिए कुछ ये है, आपके लिए प्रावधान है, किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है, वो अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। और क्या होंगे, कुछ इन्फोर्सेबल राइट्स होंगे, मतलब कि जिनको इन्फोर्समेंट में भी ला सको, ये नहीं कि सिर्फ खाली लिखे हुए हैं, इन्फोर्समेंट में भी ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं टैक्स पे डाटा कॉन्फिडेंशियल होगा, किसी को नहीं, इन्फोर्सेबल मतलब कि यार कैसे बताएं यार हिंदी में आपको, इन्फोर्स कर सको कुछ भी, जैसे मान लो यार अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इन्फोर्स होते हैं ना किसी न किसी कानून के थ्रू, लागू कर सको, हाँ लागू कर सको, हाँ बिल्कुल सही बात बताई, लागू करवाना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई करवाना, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ टैक्स पे डाटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है, इट वॉन्ट बी यूज एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मीडिया पब्लिसिटी जो एम्बेरसमेंट कोज करती है टैक्स पेयर को, ठीक है, दैट वुड बी अवॉइडेड अनलेस चार्जेस अगेंस्ट टैक्स पेयर आर प्रूवन, ठीक है, जब तक कि उस टैक्स पेयर के आरोप सिद्ध ना हो सके, हो जाए, ठीक है, तब तक उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हिडन करके रखी जाएगी, ठीक है। तो एम क्या है बेसिकली इसका, टैक्स पेयर चार्टर का एम क्या है, टू चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जो टैक्स पेयर यानी हम जो टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स डिपार्टमेंट जो हमसे टैक्स ले रहा है, फ्रॉम बीइंग एन इन्फोर्सर टू ए फैसिलिटेटर, मतलब कि सिर्फ इन्फोर्सर के बजाय, मतलब जो कानून इन्फोर्स करवा रहा है उसके बजाय उसका रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर का, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टैक्स पेयर को, ठीक है। तो ये एम है बेसिकली इसका टैक्स पेयर चार्टर का, सिंपल सा है, ये न्यूज थी, ठीक है, और इसको इतने सारे उसमें लिखा गया था।
तो आपने लिखना कैसे, जैसे कि देख रहे हो ना कि मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब्स कम से कम यूज किए हैं, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल क्रिस्प और एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम प्योर माल लिखना है, ठीक है, हमें बिल्कुल गंद नहीं लिखना, क्योंकि एग्जाम में भी आप जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर जोड़ेगा, बजाय के एडजेक्टिव एडवर्ब के की मोदी वाली लाइनें लिख दी आपने, सपोज वहां पे आप ये इस तरह लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे सपोज पॉलिसी ड्रीवन गवर्नेंस रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरफेस विद इंक्रीज टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक आधी लाइन कोई चल जाती है, बट ये नहीं कि आप ज्यादा ज्यादा ये इस तरह की फिलोसफिकल बातें लिखने लगो, वहां आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है, मतलब कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखनी है, जिससे पता चले कि आपको कुछ नॉलेज है टैक्सपेयर चार्टर के बारे में, ठीक है। तो टैक्सपेयर चार्टर की न्यूज कैसे लिखी हमने, सबसे पहले जोन जोन से भी वर्ड्स हमारे सामने आए जिनके बारे में हमने पहली बार सुना है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन लिखी, तभी आपको न्यूज प्रॉपर समझ में आएगी। अगर आप स्किप कर दोगे, हाँ, शॉर्ट फॉर्म और निचोड़ लिखना, बिल्कुल सही बात बोली, ठीक है। तो टैक्स कंप्लायंस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, टू कंप्लाई विद द टैक्स लॉज एंड रेगुलेशन बाय पेइंग टैक्स टाइमली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस से होगा क्या, इट लेड टू, ये जैसे एरो का साइन डाला है, बजाय कि मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब लिखने के, इट लेड टू नेशन बिल्डिंग टैक्सपेयर चार्टर जो कि अनाउंस हुआ था बजट 2020-2021 में, ओके। ये इससे होगा क्या, इट प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ठीक है, टू ऑनर द ऑनेस्ट टैक्सपेयर, जो ईमानदार टैक्सपेयर है, ओके। इट विल इंक्लूड इन द आईटी एक्ट, मतलब कि जो आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट होगा उसमें एड ऑन होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आईटी एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने को मैं इनकम टैक्स एक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज करने से क्या होगा कि आपके जो नोट्स होंगे ना वो छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है, बजाय कि अब आपने 50 पेज के सपोज टैक्स पेयर चार्टर के नोट्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है, तो एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो आपको खुद को ही लगेगा, अरे यार ये तो इतनी सारी नोट्स इकट्ठे कर लिया, अब इसको पढ़ेगा कौन, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमारा काम नोट्स का मतलब होता ही यही है, सिर्फ आपकी समझ आनी चाहिए वो, और किसी को ना समझ में आए, ये नहीं कि वहां वही वो लड़कियों की तरह 8-8 पेन उंगलियों में फंसा के लाल से ये लिख रही है, नीले से ये लिख रही है, हरे से ये लिख रही है, ठीक है, मतलब पूरा रेनबो नहीं बनाना हमने, हमारा मेन मकसद ये है कि शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिखना है हमने, ठीक है, और इधर उधर की उल्टी सीधी बकैती नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में देख सकते हो आप, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया का मैंने यहाँ नाम लिखा, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ और चीज नहीं लिखी कि भैया कनाडा में भी टैक्स पेयर चार्टर है, ये अंडरस्टूड है ना, कनाडा लिखा हुआ तो कनाडा में ही होगा ना, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो आपको समझा रहा हूँ कि आपने भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, बजाय की पूरी पूरी कहानियां लिखने के बजाय, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में इंडिया का रैंक लो है, यहाँ मैंने लो का निशान बना दिया, ठीक है। पेपर में हम लोग पूरा वैसे ही लिखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया इंडिया का रैंक लो है, ठीक है, वो बकायदा पूरी लाइन लिखेंगे, लेकिन यहाँ आपके समझने के लिए नोट्स, ताकि आपके छोटे बने, ताकि आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सको, है ना, ये मतलब है बेसिक, ठीक है। उसके बाद हमने टैक्स पेयर चार्टर के बारे में पढ़ा कि टैक्स पेयर चार्टर में क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान आएंगे, ठीक है। उसमें पहला है कि टैक्स पेयर जो होगा, जो टैक्स पे करेगा, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, कुछ मूलभूत अधिकार होंगे, ठीक है, प्लस बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूड सम इन्फोर्सेबल राइट्स, मतलब जो कानून लागू हो, जो अधिकार लागू हो सके, वो उस तरह के राइट्स होंगे, ठीक है। टैक्स पेड का जो डाटा होगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा, वोंट बी यूज्ड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कानूनी तौर पे वो डाटा हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और मीडिया पब्लिसिटी जो एम्बेरसमेंट फील कराती है टैक्स पेयर को कि हाँ यार ये बंदा टैक्स ज्यादा देता है, कम देता है, उस तरह की मीडिया पब्लिसिटी नहीं होगी तब तक जब तक उसके आरोप सिद्ध ना हो जाए, ओके। तो एम क्या है इसका टैक्स पेयर चार्टर का, इसका एम ये है कि रिलेशनशिप चेंज करना है भैया, टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट जो हमसे टैक्स ले रहा है उनके बीच में रिलेशनशिप चेंज करना है। क्या पहले इन्फोर्सर का रिलेशन था, अब क्या फैसिलिटेटर का, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, भैया आप टैक्स दे रहे हो तो हम आपकी इज्जत करेंगे, आपको ऑनर देंगे, इज्जत सम्मान देंगे, ठीक है, आपको मूलभूत अधिकार दे रहे हैं, हम एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी, अभी इसमें कुछ ना समझ आया हो तो पूछो। टैक्स पेयर 13 अगस्त को लागू हो गया है ना सर, श्री राम कहानी खत्म हो गई, अब तुम पूछ रहे हो कि टैक्स पेयर लागू हुआ कि नहीं, अरे बेटा बताया तो, टैक्स पेयर चार्टर अभी आएगा, इट विल बी, यहाँ लिखा तो हुआ विल बी, ठीक है, कमाल करते हो यार।
मैं शॉर्ट्स में बनाती हूँ नोट्स, आपको पिज्जा खिलाएंगे हम एक दिन। सर हिंदी में दे रखा है। अच्छा, आ गया, ये समझ आ गया। सर किस में राइट टू इंफॉर्मेशन किस में होगा? ये कहाँ पहुंच गए हो तुम, और आरटीआई एक्ट पे कहाँ पहुंच गए हो? अरे देवी जी, आरटीआई एक्ट पे कहाँ पहुंच गए तुम? हाँ, चर्चा हुई है कि हाँ यार ये टैक्स पेयर चार्टर को हम इंक्लूड करेंगे आई एक्ट में। ठीक है, मोदी जी ने कहा है, अभी हुआ नहीं, अभी ये लॉकडाउन वॉकडाउन चल रहा है ना भाई, अभी होएगा। अच्छा, नो डाउट सर। और पूछो, अभी किसी बच्चे ने आरटीआई के बारे में पूछा यार। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल बिल आएगा इसका बकायदा, टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, बिल आएगा या ऐसे ही मतलब नोटिफिकेशन आएगी, वो भी देखा जाएगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि टैक्स पेयर चार्टर नाम की चीज आएगी। ठीक है यार, फिर वही बकवास, पिज्जा नहीं खाना चाहिए, मतलब कुछ भी, कोई बात, आप जब जो पूछा जाए उसका जवाब दो। हाँ, इट विल इनकरेज टैक्स पेयर, वेरी गुड अमित सिंह, बहुत जबरदस्त चीज लिखी है आपने। ठीक है, ये समझ आया, आगे चले हम। तो समझ, मतलब कि ये आज आपको न्यूज़पेपर, इसी तरह मैं एक दो बार आपको और न्यूज़पेपर। सर जो न्यूज में बहुत इंफॉर्मेशन होता है, सबके नोट्स बनाना पड़ेगा शॉर्ट फिल्म। हाँ हाँ भाई साहब बिल्कुल, हम यही तो हमने और करना क्या भाई साहब, और उसके न्यूज़पेपर के बीच में पापड़ रख के थोड़ी खाएंगे, चटनी लगा के थोड़ी खाएंगे न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर के नोट्स ही बनाने हैं हमने। ठीक है, ये तो उससे पहले आपको नॉलेज नहीं थी, तो आप कुछ भी उसका एरोप्लेन बना रहे हो या बत्ती बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ आ गया ना न्यूज़पेपर को यूटिलाइज कैसे करना है, तो अभी नोट्स ही बनाने हैं न्यूज़पेपर के। ठीक है, ये आज की जो स्लाइड थी वो आपको इसलिए बताएगी भाई साहब कि बड़ी चीज में से उसको छोटा विस्तार पूर्वक कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था यार, आप 3 घंटे की मूवी देख के आते हो, क्या आपको 3 घंटे लगते हैं क्या उसको सुनाने में? 3 घंटे लगते हैं उसको? मुश्किल से 10 से 15 मिनट में तुम पूरी कहानी बता देते हो कि ले मैं बताती हूँ, रुक, ऐसे आया था वो हीरो, ऐसे पकड़ा उसने हीरोइन को, बस छुड़ा के ले गया बस गुंडों से, है ना, मतलब निचोड़। मतलब ये नहीं कि मोदी जी आए थे, मोदी जी प्लेटफॉर्म पे चढ़े थे, वहां पे ये बंदे आए थे ना, मोदी जी ने बात क्या कही वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूध में से घी निकालना, बिल्कुल पाजी बिल्कुल, छा गए आप। ओके सर, अंडरस्टैंड, नाइस सर, आई डिड लर्न समथिंग। ओहो वेरी गुड। सारांश, निचोड़ कहते हैं ना, निचोड़, पूरी कहानी का निचोड़ बनाना है हमने, तो इस तरह निचोड़ बनाना, कंप्रेस करके लिखना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताएं सर जी, +2 में भी इंग्लिश ग्रामर में भी ठीक। सर न्यूज़पेपर भी ऐसे होता तो सही था, मतलब आप चाहते हो कि मतलब कि गायें सीधा खीर निकाले हैं, मतलब कि हमें मशक्कत ना करनी पड़े, गाय के नीचे हम बाल्टी रखें और सीधा ऐसे खीर आ जाए। बेटा दूध निकालो, दूध को गर्म करो, उसके बीच में चावल डालो, तब जाके खीर तैयार होगी ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हर चीज बनी बनाई मिलेगी फिर तो किसी चीज की वो रह ही नहीं जाएगी। आप तो यही कहने लग जाओ कि यार सर डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता दिया करो, क्वेश्चन क्या आएंगे उसके रट्टे मार लिया करेंगे, है ना। ऐसे नहीं होता बेटा, हर चीज का प्रोसीजर होता है ना। बताया था ना, पहले रोका, फिर मंगनी, फिर शादी, उसके बाद सुहागरात। तुम कह दो भैया पहले ही पापा गंचा कर दो, तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना, समझ रहे हो। तो ये था आज के न्यूज़पेपर का बारे में कि न्यूज़पेपर का निचोड़ कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से दोबारा से कोई भी एक न्यूज़पेपर की न्यूज ले लूंगा और उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी रिसेंट न्यूज होगी। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम बैंकिंग सेक्टर की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इसको, सर न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, आपसे बड़ा होता है, आपसे बड़ा होता है कि आपसे छोटा होता है? फिर वही यार पागलों वाले सवाल, न्यूज़पेपर बड़ा होता है, मैं छोटी होती हूँ, सब कुछ बड़ा होता है भाई। तो काम भी तो बड़ा ही कर रहे हो ना तुम, काम भी तो बड़ा ही कर रहे हो ना, कि छोटा काम कर रहे हो? चपड़ासी का पेपर देना तो फिर तो न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पेपर देना तुमने आईएएस का, है ना, अब वही ना। अब आईएएस बनना किसने, तुमने बनना है मैंने बनना है, पहले ये बताओ, खुजली किसको हुई है आईएएस बनने की?
अब जिसको खुजली हुई होगी तो मिटाएगा भी वही ना, कि कोई दूसरा आएगा खुजाने के लिए? हाँ भाई, जिसको खुजली होती है खुजाना उसी को पड़ता है। तुम्ही को खुजली हुई थी, आईएएस बनना है, अब खुजाना भी तुम्हें ही पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं आएगा खुजाने के लिए। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, ये मेरा स्टाइल है ऐसे बोलने का। मैं तो बहुत फनी हूँ, गुस्सा नहीं होता मैं कभी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे कि हमने, चलो चलो चलो, अभी बकैती का टाइम खत्म हो गया, अभी एकदम साइलेंट मोड पे चले जाओ, ठीक है। अभी हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद देवी जी। आ जाओ अब अपने नयन चक्षुओं को जरा कंप्यूटर स्क्रीन पे लगाओ, है ना। वॉइस नॉट क्लियर, कान में वो डालो ईयरबड्स, एक बार ऐसे ऐसे घुमाओ, क्लियर आएगी। अरे बताया तो बेटा, रिफ्रेश कर लो उसको, नेट को बंद करके ऑन कर लो, है ना, आ जाएगी, पक्का आएगी, बकायदा आएगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम आईआर की भी बताएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग सेक्टर के 2 पार्ट्स करे थे, ठीक है। दूसरे पार्ट्स में हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पहले पीएलआर, बीपीएलआर, देन बेस रेट, और बेस रेट के बाद लास्ट में आया एमसीएलआर, जो कि न्यू बेस रेट, जिसमें 2 कंपोनेंट्स हमने चेंज कर दिए पुराने वाले बेस रेट से, ठीक है। तो इसमें हम बैंकिंग से, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे माइबोर। माइबोर क्या होता है? होगी सर पता नहीं है क्या चीज है माइबोर, मतलब मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक करेंगे मिबिड, दैट इज मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट, ठीक है। एंड स्कीम्स ऑफ बैंक्स, मतलब बैंक की क्या क्या स्कीम्स होती हैं, ठीक है, सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइबोर मिबिड क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि ये इंटरेस्ट रेट होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट को कौन रेगुलेट करता है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं सर फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। ध्यान रहे, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक कोई मैसेज नहीं करेगा, until and unless I will ask कि आपको क्या नहीं समझ आया, ओके। सो इस पे स्क्रीन पर ध्यान से नजर गड़ा के बैठो, ठीक है। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग इन इंडिया, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग का मतलब होता है सर कि मार्केट में अलग अलग तरह के रेट्स होते हैं, रेट्स इन द सेंस कि इंटरेस्ट रेट, कि इस चीज पे कितना ब्याज लगना चाहिए, इस चीज के कितने पैसे लगने चाहिए। अब वो कैसी कैसी चीजें होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या रेट होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करना। अब इंग्लिश वर्जन, estimating and producing standard market rates for leading financial indicator, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करना, ठीक है। दीज रेट्स लाइक इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट आर फॉलोड बाय, जो कि फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आपके हो गए बैंक्स, या फिर होगी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको एनबीएफसीज भी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आईसीआईसी होगी, ठीक है। अभी आपको अलग से बकायदा वीडियो है एनबीएफसीज के ऊपर, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि these are financial institutions, okay। So these rates like interest rate or foreign exchange rate that are followed by the institutions, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फॉलो करते हैं ये रेट्स, एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि जो भी स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स होते हैं, या इंटरेस्ट रेट हुआ या फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट समझते हो, मतलब कि मैंने सपोज डॉलर के बदले रुपए लेने हैं, ठीक है, या रुपए के बदले डॉलर लेने हैं, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज करना, यानी किसी अपनी करेंसी देकर दूसरे की करेंसी लेना, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपके घर के पास भी होगा यार कोई जहाँ पे जो डॉलर के बदले पैसे लेता हूँ या पैसे के बदले डॉलर देता हूँ, इस तरह का कोई होगा, पक्की बात है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज करना, ठीक है।
प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके प्राइस डिसाइड करना, ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, ठीक है। तो ये रेट्स कौन फॉलो करेंगे? इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बताया मैंने, बैंक्स, एनबीएफसीज, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें यूज करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, नाउ द क्वेश्चन इज, करता कौन है? फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी बताएंगे उसके बारे में। अभी इतना समझ आया फाइनेंशियल बेंचमार्किंग के बारे में? फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करना यानी स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स डिसाइड करना। इसमें इसी में ही इन स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स में आपके आते हैं जैसे कि माइबोर, मिबिड एटसेट्रा, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलें। मैं एक बार फिर से, जब लास्ट में भी एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इन केस अगर कुछ हल्का फुल्का नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई डाउट हो किसी प्रकार का। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं स्टैंडर्ड मार्केट रेट में से एक रेट है माइबोर, ठीक है। अब माइबोर क्या होता है? आपने माई बाप सुना होगा, माइबोर नहीं सुना होगा। तो माइबोर क्या है? माइबोर की जो फुल फॉर्म है वो ये है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखो, मुंबई को छोड़ दो आप। इंटर बैंक का मतलब क्या होगा? इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? आपस में, मतलब कि बैंक बैंक आपस में, ठीक है। ऑफर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ ऑफर, ऑफर का मतलब सबको पता होगा यार, है ना, बड़े ऑफर मारे हैं हमने, है ना। ऑफर का मतलब सारों को पता होगा। तो इंटर बैंक ऑफर, ऑफर मतलब किसी को कुछ ऑफर करना। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, है ना, क्या आप मेरे बच्चे को अपनी चिता को आग लगाने का मौका दोगी, ठीक है, इस तरह का कुछ ऑफर करना, ठीक है। तो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, जिसको, इसका मतलब क्या होता है शुद्ध हिंदी में? इसका मतलब ये होता है कि जब एक बैंक के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरे बैंक के पास पैसे ज्यादा हैं, तो जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो जिसके पास पैसे नहीं है उसको कुछ पैसे ऑफर करेगा कि भैया ऐसा है, मेरे पास कुछ पैसे ज्यादा हैं, तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन उस पर कुछ ब्याज लगेगा। उस ब्याज को बोलते हैं माइबोर, दैट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इंग्लिश वर्जन समझेंगे। इंटर बैंक लोन्स, आपस में एक दूसरे को लोन देना ऑन अ डे टू डे बेसिस, डे टू डे बेसिस पे, दैट इज अ बैंक शॉर्ट ऑफ फंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बैंक के पास पैसे कम है, ऑन अ गिवन डे, किसी भी दिन, मे बोरो, बोरो कर सकता है फ्रॉम अनदर बैंक, किस बैंक से? विच मे हैव सरप्लस फंड, जिसके पास सरप्लस फंड है, जिसके पास पैसे ज्यादा है उससे बोरो कर लेगा। इंग्लिश वर्जन समझ आया? ठीक है। तो इसको बोलते क्या है? कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट इसलिए बोलते हैं कि फोन पे कॉल करके एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ बेटे मेरे पास पैसे ज्यादा है, तुम ऐसे ले ले, ठीक है। और जिसको दूसरा नाम क्या है? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि माइबोर इज आल्सो नोन एज, दे गिव इन ऑप्शन दैट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि ये जो लोन भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। Interbank loans on a day-to-day basis, that is a bank short of funds on a given day may borrow from another bank which may have the surplus funds. Simple as sir. MIBOR reflects the price at which short-term funds are made available to the participating bank. जो माइबोर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ये वो प्राइस है एट विच द शॉर्ट टर्म फंड, जो शॉर्ट टर्म फंड देते हैं, मतलब जिसके पास ज्यादा है वो कोई फंड देता है, ठीक है, आर मेड अवेलेबल टू द पार्टिसिपेटिंग बैंक, जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, ओके, उनके लिए कि भैया अभी माइबोर ये चल रहा है तो ये इतना ब्याज है, ठीक है। सो माइबोर इज द रेट एट विच बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू अदर बैंक। तो माइबोर एक वो रेट है, यानी वो ब्याज है, ठीक है, जो बैंक अपनी इच्छा शक्ति अनुसार दूसरे बैंक को देने के लिए राजी होता है, ठीक है। इट वाज टेकन फ्रॉम लाइबोर, ये लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता था, ठीक है, तो वहां से ही कंसेप्ट लिया गया बेसिकली, ठीक है। दोबारा से शुद्ध हिंदी वर्जन में समझाएंगे। ये एक बैंक है, इसके पास पैसे नहीं है, ये दूसरा बैंक है, इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये खत्म है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये वाला बैंक इसको पैसे ऑफर करेगा कि भैया मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मेरे पास पैसे सरप्लस में है, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है मेरे को पैसे दे दे, नहीं इसका नाम मुंबई रख दिया यार, मुंबई में नहीं है वो, फिर यार ये ब्याज है, कोई ये कोई
कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है कि मुंबई में होगा, उसका नाम रख दिया वैसे ही, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन वालों से उन्होंने कंसेप्ट लिया, उन्होंने लाइबोर रखा होता है, उन्होंने माइबोर रख लिया। ठीक है, सिंपल सा देखो ना यार, अपना दिमाग लगाओ, कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है कोई ये कि मुंबई में होगा। वाहियात सवाल, ध्यान से समझो। इस बैंक के पास पैसे नहीं है, इस बैंक के पास पैसे हैं, इस बैंक के पास सरप्लस फंड है। ठीक है, तो ये बैंक इसको कहेगा, ऑफर करेगा कि भाई मैं आपको लोन देता हूँ। वो कहता है कि लोन मेरे को कितने ब्याज पे देगा, वो कहता है माइबोर पे। वो कहता है माइबोर क्या है? माइबोर क्या है? ब्याज। समझ गए शुद्ध हिंदी में? इसको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, और इसको डिसाइड कौन करता है? इसी को डिसाइड करने को बोलते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। ठीक है, अभी बताएंगे डिसाइड कौन करता है। इतना समझ आया? ऑफर्ड नाम से क्लियर है ना, ऑफर बैंक ऑफर कर रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूट उसको ऑफर कर रहा है। ठीक है, जिसके पास सरप्लस फंड है। इंटर बैंक मतलब आपस में जो लोन लेते हैं बैंक, इंटर बैंक लिखा ना। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इंटर बैंक लोन्स ऑन अ डे टू डे बेसिस पे। इसमें कुछ ना समझ आयो? इसमें कुछ ना समझ आयो? आगे चलते हैं फिर हम। डन। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मैं रिपीट करूंगा, फिर भी अगर कुछ ना समझ आया हो ना, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ओके, उसके बाद आता है सर मिबिड, दैट इज मुंबई इंटर बैंक बिडिंग रेट। बिडिंग, उसमें उसमें क्या था? ऑफर्ड था। इसमें क्या है? बिडिंग रेट। बिड का मतलब क्या हुआ? बिड का मतलब हुआ मिबिड इज द रेट एट विच बैंक्स वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स। मतलब कि ये बैंक है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे हैं, तो ये जिसके पास नहीं है पैसे, वो कह रहा है कि भाई मैं तो इतने ब्याज पे आपसे ले सकता हूं, तो आप बताओ। ठीक है, उसमें क्या था कि ये जिसके पास सरप्लस है वो ऑफर करेगा, तभी तो उसके नाम में लिखा हुआ है ना मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इसमें क्या करा? इसमें जो सा ये है जिसके पास कम पैसे हैं, तो इसने कहा कि भाई मैं आपसे पैसे उठा लेता हूं, लेकिन मैं आपको इतना ब्याज दूंगा। मतलब बोरो कितने अमाउंट में कर सकते हो। ठीक है, तो उस वाले ब्याज को बोलते हैं मिबिड, दैट इज मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट। सिंपल सा, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बिडिंग रेट है और वहां पे वो ऑफर्ड रेट है। ये फर्क है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है वैसे। ये समझ आया? आगे चले? आगे चले, यूट्यूब वालों को भी देख लें एक बारी। चलो जी, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हम कि हु डिसाइड द माइबोर एंड मिबिड। माइबोर और मिबिड को डिसाइड कौन करता है, मतलब कौन डिसाइड करता है? बोथ रेट्स वर डिसाइडेड आर डिसाइडेड बाय द एफबीआईएल। एफबीआईएल बोले तो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जहां ये प्राइवेट लिमिटेड आ जाए ना, अगर मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है क्योंकि नाम के साथ प्राइवेट लग गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। फॉर्म्ड कब बनी थी? 2014 में बनी थी, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड हुई किसके अंडर? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हुई। ठीक है, कौन सी? एफबीआईएल, दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्क इन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, सॉरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एफबीआईएल जो की कंपनी है, जो कि डिसाइड करती है माइबोर और मिबिड। एफबीआईएल क्रिएटेड बाय, अब देखो मैंने यहाँ कोई वाज या इट फॉर्म्ड बाय इस तरह लिखा, खाली हाइफन डाल के शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एफबीआईएल क्रिएटेड। अंडरस्टूड है ना कि क्रिएट हुई कैसे हुई? अंडर द जॉइंट ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कि फिम्डा। फिम्डा की आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका क्या रोल है अभी बताते हैं आपको, आप लिख लो पेपर पे फिम्डा की फुल फॉर्म। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि ये जो एफबीआईएल कंपनी है ये ज्वाइंट ओनरशिप में बनी है। किन इनकी? फिम्डा का 76% स्टेक है उस कंपनी में, फेडाई का 14% है और आईबीए का 10% है। ठीक है, फेडाई बोले तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आईबीए बोले तो इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन।
सॉरी, इंडियन बैंक एसोसिएशन। आईबीए बोले तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, फेडाई बोले तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और फिम्डा बोले तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये तीन कंपनी ने मिलके क्या बनाई, एफबीआईएल, दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कब बनी थी? 2014 में। किसके अंदर रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपनी। ठीक है, तो काम क्या है बेसिकली इसका? टू एडमिनिस्टर द फाइनेंशियल बेंचमार्क्स। सो माइबोर एंड मिबिट बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल बेंचमार्क्स। क्लियर है सर? और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, यानी इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। समझ आया? इसमें इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। मैं आपको ये कह रहा हूं, इस अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो फाइनेंशियल बेंचमार्क है, फाइनेंशियल बेंचमार्क क्या होते हैं? स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड मार्केट रेट फॉर एग्जांपल माइबोर हो गया, म्यूबिट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स होते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये एफबीआईएल डिसाइड करती है। एफबीआईएल क्या है? प्राइवेट कंपनी है, 2014 में बनी थी। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और तीन कंपनियों ने मिलके इसको बनाया। एक तो फिम्डा, फिम्डा बोले तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूं, बच्चों को कहीं पर नहीं समझ आ रहा शायद। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिम्डा की तो मैंने लिख दी। फेडाई की क्या? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद आती है आपकी आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन। ओके, तो इन तीनों ने मिलकर बनाई एफबीआईएल। ओके, काम क्या इसका? टू एडमिनिस्टर द फाइनेंशियल बेंचमार्क्स। ठीक है, और इसको, हाँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया? हम आगे चलें? चलें आगे? ठीक है, आगे एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, घबराना मत, ऐसे मत मत सोचना कि हाय मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब मैं पूछूंगा तो सर बेइज्जती तो नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा मत, बिल्कुल भी ना घबराना। ठीक है, याद रखना जिंदगी में जो बेइज्जती करवाएगा ना आगे वही जाएगा, याद रखना, सिंपल सी बात। जिसकी बेइज्जती ज्यादा होती है ना वो बंदा जरूर तरक्की करता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जगह जगह जलील होते फिरो कि भाई बेइज्जती कर मेरी, आज सर ने बोला कि जिसकी ज्यादा बेइज्जती होती है वो ज्यादा। ठीक है, ऐसे भी मत करने लग जाना। ठीक है, बच्चे काफी बातों को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रस्थान होते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही भाई? हाँ, यहाँ से आई है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मतलब जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर द इंडियाज बेंचमार्क रिलेटेड टू, मतलब कि डेवलप करना या उसको एडमिनिस्टर करना, उसको देख रेख करना किसका? इंडिया के बेंचमार्क रिलेटेड टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट जैसे कि components of financial markets where financial instruments with high liquidity and short maturities are traded। इसका मतलब ये है सर, एक सेकंड नीचे कर देता हूँ स्क्रीन को। हाँ, ये देखो, मनी मार्केट मतलब फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या है? टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर। अब देखो मैंने डेवलप पूरा नहीं लिखा, डीईवी लिख दिया, तो अंडरस्टूड है कि देवलोक नहीं लिखा मैंने, डेवलप ही लिखा होगा, है ना। डेवलप एंड एडमिनिस्टर इंडियाज बेंचमार्क रिलेटेड टू मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या चीजें, जैसे कि वो कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोई भी रेप्यूटेड फर्म्स है उनकी वो होते हैं बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी लिक्विडिटी हाई हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास सपोज करो कि
रिलायंस कंपनी के आपके पास शेयर की फोटोकॉपी है या बॉन्ड्स खरीद रखे हैं आपने, ठीक है, उसके पेपर्स हैं 50 करोड़ रुपए के। अब रिलायंस की कंपनी यार नामी गिरामी कंपनी है, तो उसकी लिक्विडिटी हाई होगी ना, कहीं पे भी जाके आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट मैच्योरिटी, मतलब जिनका शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड है। अब होते हैं ना कि जो 6 महीने की मैच्योरिटी पीरियड है, या 2 महीने का, या 3 महीने का, मतलब जिनका शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड हो, ठीक है, उनको बोलते हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिनकी लिक्विडिटी हाई हो और शॉर्ट मैच्योरिटी ट्रेड हो, तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट, जहां पे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिंग होती है, इनका आदान प्रदान होता है, जो खरीदते हैं या लोग बेचते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको पता ही है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई ये स्पेशल कोई मार्केट नहीं है कि जहां पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है, ठीक है, कोई स्पेशल मार्केट नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब जहां पे जब आप जैसे किसी को पैसे चेंज करवाने हो, डॉलर के बदले रुपए लेना हो या रुपए के बदले डॉलर लेना हो, ठीक है, वो वाली जो मार्केट होती है, जो देखती है कि क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है। फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको बस खाली इतना समझना है जहाँ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है, दैट्स इट, ओके। तो इनका जो बेंचमार्क है वो डिसाइड करता है कौन, एफबीआईएल, ठीक है, मनी मार्केट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है। ये एफबीआईएल का ऑब्जेक्टिव है। ये खत्म हो गया हमारा फाइनेंशियल बेंचमार्किंग का। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ आरबीआई प्रमोट्स द बैंकिंग हैबिट्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। वो कहता है कि आरबीआई कैसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है। वो कहता है कि आरबीआई कैसे प्रमोट करता है बैंकिंग हैबिट्स, भी लोगों में जागरूकता फैले कि हाँ यार हमें भी बैंक जाना चाहिए, पैसे जमा कराने चाहिए, ठीक है। लोगों में बैंकिंग हैबिट को कैसे प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग 3 स्कीम्स हैं बैंक की, जिसमें से पहली स्कीम है लीड बैंक स्कीम, ठीक है। जिसमें पहली है लीड बैंक स्कीम, जो कि आई सर 1969 में, यानी 1969 में आई, ठीक है। इसमें क्या है, अंडर दिस एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलॉटेड सम डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर पब्लिक सेक्टर बैंक्स याद है ना, सरकारी बैंक, भूल तो नहीं गए भाई, याद करो, पढ़ाया था दिवाली पे पिछली, याद है, भूल तो नहीं गए, ऐसे लिख लेना, ऐसे 6 पैक एप्स के ऊपर लिख लेना, याद रहेगा गजनी की तरह। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें याद है, या खुदा। तो वो कहता है कि लीड बैंक स्कीम में क्या है, अंडर दिस एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलॉटेड सम डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर सरकारी बैंक को कुछ जिले नियुक्त किए जाएंगे कि भैया आप जाओ वहां पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चेक करो वहां किसको लोन चाहिए, किसको कितने पैसे चाहिए, ठीक है, सब कुछ देखोगे, एक क्रेडिट डेवलपमेंट प्लान तैयार करो, समझ रहे हो। अब इसका अंग्रेजी वर्जन समझेंगे। अंडर दिस एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलॉटेड सम डिस्ट्रिक्ट एंड इट हैज टू टेक द लीड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी आपकी, टू ब्रिंग अबाउट इंटेंसिव डेवलपमेंट। इंटेंसिव डेवलपमेंट कहां से होगी भाई, पैसे, बिना पैसे के कहां से डेवलपमेंट होगी। आपको बोल दिया जाए कि भाई हमने क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, पैसा खर्चेंगे ना, आपकी पढ़ाई पे खर्चेंगे, आपके हेल्थ पे खर्चेंगे, ठीक है, आपको खाना पीना अच्छा खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, ठीक है, ताकि आप डेवलप हो, आपकी सोच भी डेवलप हो, आपके हर चीज डेवलप हो, है ना। तो सिमिलरली वो कहता है इट हैज टू टेक द लीड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी जो उनकी दिक्कतें हैं वो समझी जाए, ठीक है। देयर क्रेडिट रिक्वायरमेंट, मतलब उनको कितना पैसा चाहिए, देयर क्रेडिट गैप्स, इंटरेक्टिंग विद द लोकल एजेंसीज, मतलब वहां के आसपास के लोगों से पूछो कि भाई यहाँ पे कौन सा बिजनेस चल सकता है, उस बिजनेस के लिए हम लोन प्रोवाइड करा देते हैं। एंड प्रिपेयरिंग क्रेडिट डेवलपमेंट प्लान, मतलब एक प्लान बनाया जाए बकायदा कि हाँ यार इस तरह से ये बिजनेस शुरू करो आप, उसके लिए इतना हम लोन देंगे, एक्स वाई जी, इस तरह, मतलब एक प्लान बनाना, ठीक है। तो दिस स्कीम इज आल्सो बेस्ड ऑन द एरिया अप्रोच। ये स्कीम किस बेस पे, किसके ऊपर बेस्ड है, एरिया अप्रोच, मतलब कौन से एरिया में कितना क्रेडिट देना है, कितना लोन देना है, ओके। इतना समझ आया लीड बैंक स्कीम के बारे में। लीड बैंक स्कीम, क्वेश्चन ये था कि आरबीआई कैसे प्रमोट करेगी बैंकिंग हैबिट्स रूरल और अर्बन एरिया में, जिसमें इस
बात को मद्देनजर रखते हुए 3 स्कीम बनाई बैंक ने। सबसे पहली स्कीम का नाम लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम का नाम से क्लियर हो रहा है कुछ? लीड बैंक स्कीम, एक बैंक को लीड लेनी है, एक बैंक को मतलब एक लीडर का रोल प्ले करना है, ठीक है। किसके लिए? मतलब गांव में, ठीक है। उसको कुछ जिले नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वहां देखेगा लोगों की क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, क्रेडिट गैप कितना है, लोकल एजेंसी से इंटरेक्ट करेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा बिजनेस चल सकता है, किस बिजनेस के लिए लोन दूं मैं, XYZ। मतलब एक डेवलपमेंट प्लान, क्रेडिट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द एरिया अप्रोच, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए लोन देना, ठीक है। जैसे कि बताया ना यहाँ पे अलॉटेड सम डिस्ट्रिक्ट। तो यही समझ आया, ये समझ आया, इतना समझ आया, इतना समझ आया। मैं आगे चलूं? इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, तो आगे चलते हैं। नो डाउट सर, ठीक है। रिपीट करूंगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, कोई नहीं। सर आप दो दो शो हो रहे हो। अच्छा, कोई नहीं, 2 बार देख लो यार। वीडियो पॉज, वो बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, कॉल आ गई थी अभी। अभी सही होगी शायद, आई थिंक अभी सही है। अभी अभी ऑडिबल है, विजिबल है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके ओके, उधर पूछ लो मैं एक बारी। हाँ, नेटवर्क इशू अभी सही आ रहा होगा। ठीक है ठीक है, मुझे तो आप भी शो नहीं हो रहे। देवी जी आप कुछ करो, नेट वेट बंद करके फिर ऑन करो, हो जाएगा शो, ठीक है। अभी विजिबल है, चलो तो नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। सर्विस एरिया अप्रोच 1989, ठीक है। तो दूसरी स्कीम आई सर्विस एरिया अप्रोच। दिस स्कीम नाम से क्लियर है, इट्स अ सब स्कीम ऑफ द लीड बैंक स्कीम। मतलब कि लीड बैंक स्कीम की सब स्कीम है, ओके। अंडर दिस एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक हैज टू अडॉप्ट अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ठीक है। जिसमें हर पब्लिक सेक्टर बैंक को, सरकारी बैंक को कुछ विलेजेस दिए जाएंगे, कुछ गांव दिए जाएंगे और कुछ सेमी अर्बन एरियाज दिए जाएंगे फॉर देयर इंटेंसिव डेवलपमेंट। कि भाई आप जहां जाओ, यहाँ लोन की रिक्वायरमेंट पूछो, ठीक है। जैसे इसमें तो लीड बैंक स्कीम में क्या था, देखो छोटे छोटे वर्ड से वो एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना सकता है। यहाँ पे क्या है, सम डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ, डिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ जिले। आपने भी ये वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जिले अलॉट करने हैं और यहाँ पे विलेजेस हैं और सेमी अर्बन एरियाज हैं, ये चीज ध्यान रहे। सर्विस एरिया अप्रोच में क्लस्टर ऑफ विलेजेस और सेमी अर्बन एरियाज हैं, और उससे पहले वाले में क्या था, लीड बैंक में डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर देयर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ये चीज ध्यान रखना। सर्विस एरिया अप्रोच यार, एरिया में जाओ, वहां पे विलेजेस, उनको पूछो भैया क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, सर्विस एरिया अप्रोच, बस।
दिस इज अ सब स्कीम ऑफ द लीड बैंक स्कीम। उसकी सब स्कीम है लीड बैंक स्कीम की। लीड बैंक स्कीम में डिस्ट्रिक्ट थे, इसमें विलेजेस और सेमी अर्बन एरिया था, बस सर। जसप्रीत कौर, गुड मॉर्निंग सर। बेटे तो गुड नाइट होने वाली है, लेट हो गया अब। चलो, ये तो बेटे शुरू ही पड़ी है क्लास। 11 बजे का शो था, 11:05 पे चला था पिक्चर, आप लेट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, अब जो है वो उसका एंजॉय करो, ठीक है। हम एक बार दोबारा से ये वाली स्लाइड रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने नैन चक्षु गड़ा के रखें कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। सिंपल है यार स्कीम, कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आगे चलें, आगे की तरफ प्रस्थान करें, नेक्स्ट स्कीम की तरफ। ये भाई साहब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आई नेक्स्ट स्कीम, ये बीच में आई थी एक्चुअली, 1972 में आई थी। DIRS बोले तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम, ठीक है। अंडर दिस इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है भैया? जरूरी है, कंपल्सरी है फॉर एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है, टू लैंड एटलीस्ट 1% ऑफ इट्स टोटल लोन। मतलब सपोज करो, जो भी टोटल लोन है, सपोज एक बैंक ने 1 करोड़ रुपए उसके पास लोन अमाउंट है कि मैंने यार 1 करोड़ रुपए का लोन देना है, इसमें से 10 लाख किसी को दे दिए, 15 किसी को दे दिए, 20 किसी को दे दिए, ठीक है। तो टोटल लोन उसके पास अमाउंट है 1 करोड़ रुपए। वो कहता है कि इसमें जरूरी है हर पब्लिक सेक्टर बैंक को टू लैंड यानी लोन देना एटलीस्ट 1% ऑफ इट्स टोटल लोन एट द एंड, मतलब अपने टोटल लोन का 1% एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली। मतलब गरीबों में से भी जो गरीब है उसको देना है, समझे। एट अ मेयर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ 4% ब्याज पे, बस, ठीक है। यानी सपोज करो बैंक के पास टोटल लोन के लिए अमाउंट है सपोज 1 करोड़ रुपए, ठीक है। बैंक के पास है 1 करोड़ रुपए की, यार 1 करोड़ रुपए का मेरे को लोन देना टोटल, ठीक है। तो वो कहता है कि भैया जरूरी है आपको 1%, 1 करोड़ का 1% कितना हो गया? कितना होगा? 1 करोड़ का 1% हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। वो कहता है 1 लाख रुपए आपने गरीबों में से भी, जो गरीब है, गरीब समझते हो? गरीब, गरीब आदमी यार। अगली स्लाइड शो नहीं हो रही सर? यहाँ तो चली पड़ी है, स्लाइड शो नहीं हो रही क्या? नहीं नहीं यार, बैगर तो भिखारी हो गया, भिखमंगा हो गया। मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, आप भिखमंगों की बात कर रहे हो। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में भी गरीब, ठीक है। वो क्राइटेरिया होता है कि BPL परिवार वगैरह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही 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 पकड़ो, ठीक है, ठीक है। वाह वाह, जिसके पास पैसे नहीं हो वो गरीब हो। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो बेटा ऐसा है। अरे मिडिल क्लास कहाँ से आ गया अंकिता जी, क्या बात? समोसे खा के बैठे हो क्या सुबह भांग के? कुछ भी, मिडिल क्लास कहाँ से आ गया भाई? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सस्ता नशा करते हो लगता है कोई, पता नहीं क्या करते हो यार, समझ नहीं आती। जर्दा वर्दा लगाते हो क्या ये वो चैनी खैनी? मतलब तरह तरह के आंसर्स बच्चों के अजीबो गरीब। या तो मजाक कर रहे हो तो आगे वो भेज दिया करो, आगे ना इमोजी भेज दिया करो कि सर ये मजाक में लिखा है मैंने, इसको सीरियस। हाँ सस्ता नशा। तो भैया ऐसा है, वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए ना तो ये आपकी गलती है, ये चीज ध्यान रखना भाई। तो कई लोग सोचते हैं गरीब होना एक बहुत अच्छी बात है, नहीं यार नहीं, अमीर बनो, ठीक है। गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है कि चलो जहां भगवान ने पैदा करना था हो गया आप, बट गरीब मरो मत, एटलीस्ट इतना एफर्ट करो लाइफ में, हर चीज का मजा लो। आपके पास मर्सिडीज भी होनी चाहिए, आपके पास बढ़िया खाना पीना एकदम, दोपहर को टंगड़ी कबाब आ रहा है, शाम को मच्छी आ रही है, आय हाय, मतलब मजा एकदम, ठीक है।
हाँ हाँ, लोन पे भी आ रहे हैं भाई, सबर सबर। हाँ बिल्कुल, एकदम मजे से रोले वाली जिंदगी होनी चाहिए एकदम। प्योर वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छी बात है भैया, घास फूस खाओ। घास फूस खाने वाले हो आप, जानवर हो, शाकाहारी। हाँ अभी साइकिल है, फिर कार भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल देवी जी, इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है भैया, मतलब ये मैं बात में से बात निकली है, बात में से बात ये निकली है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए ना सर, तो कसम खुदा की बहुत नाइंसाफी हो जाएगी आपके साथ। इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, साफ सीधी बात है। सर कार है, जेट प्लेन भी होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगा। हर्बी वोरस बनो चाहे कार्नी वोरस बनो, चाहे सैंग्वी वोरस बनो। सैंग्वी वोरस समझते हो? तो खून चूसते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल चमगादड़, वैम्पायर, लड़कियों के फेवरेट। हाँ सही समझे हो। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ऑफिसर बनेंगे, हाँ ऑफिसर बन के भैया खून चूसना है। हाँ ऑफिसर बन के खून चूसेंगे। भाई इतना पैसा है, वो कहाँ काम आएगा? हमारे लिए तो काम आएगा। जिंदगी में याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो आप, ठीक है। अगर आप नहीं तो ये दुनिया नहीं है। जिस दिन आप चले गए तो दुनिया आप खत्म है, मतलब। अब यार मेरे लिए तो मैं ही हूं ना मेरी दुनिया। अब मैं नहीं तो दुनिया कहाँ से? अगर मैं सपोज कल को निबट जाऊं तो दुनिया कहाँ से होगी? तो मेरे से ही दुनिया, तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हूं मैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी को भी नहीं प्यार कर सकता। ये सिंपल सा ना फंडा, ये गांठ बांध लो। जान है तो जहान है, बिल्कुल सही सही पकड़ो। मतलब अपने सेल्फ लव इज द फर्स्ट लव। अपने आप को पहले प्यार कर, अपने आप अपने को इज्जत दो। इज्जत दो, सम्मान दो एकदम। अरे भाई सुबह एकदम शीशे में खड़े हुए, अरे भाई एकदम हीरो लग रहे हो तुम तो, हीरोइन लग रहे हो, ठीक है। मतलब इज्जत दो अपने आप को यार। अपने आप को इज्जत दोगे तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे। अगर अपने आप को कहोगे अरे यार क्या दाने निकाल लिए हो, क्या बाल उड़ गए हैं तुम्हारे, क्या पेट निकाले हो, ना 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 ना, इज्जत जैसी मर्जी शक्ल हो, ठीक है, इज्जत दो अपने आप को एकदम। अरे भाई क्या लग रहे हो, शीशे के आगे खड़े हो गए, 10 बार बोल दे अरे भाई तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी ये धरती पे कैसे हो भाई, अपने आप को इस तरह कर दियो, ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा आप अपनी इज्जत करोगे उतना अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब पूरा रोले में रहोगे। समझ रहे हो? तो ये चीज जरूरी होनी चाहिए, सेल्फ लव। अगर अपने आप से प्रेम करोगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे। लोग कहेंगे अरे भाई ये इसको पता नहीं किस बात की है खड़ा। लोग आपको बड़ा देख के अरे भैया, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। तो इज्जत, सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दो चीजें याद रखो जिंदगी में। याद रखना कि तुम्हारी, तुम, वो कहते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान होता है, सुनी होगी कहावत। हर हर बंदा कहता है यार हर इंसान के अंदर भगवान होता है। हर, आई थिंक आपके क्रिश्चियंस में भी यही बोलते हैं, हर इंसान के अंदर भगवान होता है ना? हर इंसान के अंदर भगवान होता है, मानते हो? वो कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर ही है ना? बिल्कुल सही बात है, मान के मान के। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। अब मान लो मेरा दिल कर रहा है भाई चिकन बिरयानी खाने का। मेरा दिल कर रहा है, मतलब मेरे अंदर भगवान है। मेरे अंदर का भगवान क्या कह रहा है? चिकन बिरयानी खानी है। तो मैं उसको मना करूंगा? ना 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 ना, मैं मना करूंगा मतलब मैं भगवान को मना कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी इज्जत मतलब भगवान की इज्जत। भगवान ने चिकन बिरयानी खाने को कहा है तो चिकन बिरयानी खाएंगे आज, समझे? तो अपनी मानो, अपनी, वो कहते हैं ना कि अंदर की बात, अपना जो अंदर आपकी अंतर आत्मा कह रही है, ठीक है, होली स्पिरिट जो कह रही है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो। तो अपने आप को मतलब पूरी इज्जत दो, अंदर के भगवान को इज्जत दो। ये हमारे अंदर भगवान है, ये हम कोई थोड़ी है, ये तो बस ऐसे ही बना हुआ है। मैं दीपांशु हूँ, आप कुछ और हो, ठीक है, ये ऐसे बस नाम बने हुए हैं, हम सारे भगवान ही। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, इज्जत दो अपने आप को बस। तो आईएएस की फीलिंग लिया करो कि आईएएस ही है भाई हम, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी करनी है। अब ये नहीं कि खाली सारा दिन फीलिंग लेते फिर रहे हो, आते जाते को थप्पड़ मार रहे हो, चल भाई तेरा चलान काटूंगा या ये करूंगा या वो करूंगी, ठीक है। मतलब प्रेम मोहब्बत से रहो, ठीक है, लेकिन एकदम रोले में रहना एकदम।
डरना किसी से भी नहीं, बस याद रखना इज्जत करनी है भगवान की, जो तुम्हारे अंदर भगवान है, बस समझे। तो आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। हर बंदे विच रब विजदा, वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात, सही बात। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो सर। एक बच्चा कह रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो हर एक घमंडी बन जाएगा। नहीं सर, अभिमान और स्वाभिमान में फर्क होता है, ठीक है। घमंड मत करो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है। अभिमान और स्वाभिमान में फर्क होता है। स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और अभिमान मतलब घमंड, ठीक है। तो मैं आपको स्वाभिमानी बनने के लिए कह रहा हूँ, अभिमानी बनने के लिए नहीं कह रहा। घमंडी मत बनो यार, मतलब अपनी इज्जत करो, बस दैट्स इट। हाँ, गॉड ने हम पर छोड़ा है कि क्या खाना है, जो अच्छी बॉडी के लिए खाओ। हाँ बिल्कुल, तो मैंने क्या बोला, मैंने कौन सा कहा भाई बंदे मार के खाओ, वही तो कह रहा हूँ मैं, जो अच्छा लगे वही खाओ, ठीक है। कहने का मतलब है एंजॉय करना भाई लाइफ में, ठीक है ना। इगोइस्टिक नहीं बनना, प्रेम मोहब्बत से रहो लेकिन अपनी इज्जत करो, बस सिंपल सी बात। तो आ जाओ, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो इसमें क्या है कि अंडर विच इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके लिए मैंडेटरी है, यानी जरूरी है, टू लेंड एटलीस्ट 1% ऑफ इट्स टोटल लोन। सपोज टोटल लोन 1 करोड़ का, उसका 1% कितना हुआ, 1 लाख। वो दें किनको, एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब साल के एंड में किसको दें, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को, ठीक है। एट अ मेयर 4% रेट इंटरेस्ट, सिर्फ 4%, मात्र 4% ब्याज पे। तो वो कहता है कि ये चीज जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। और फैमिली कौन कौन सी एलिजिबल होंगी इसमें, जिनकी एनुअल इनकम यानी सालाना आय, एक साल की आय कितनी होगी, नॉट मोर देन 18,000 इन रूरल एरियाज, यानी जो गांव में 18,000 रुपए होनी चाहिए एक साल की, और 24,000 रुपए अदर यानी दूसरे एरियाज में। एंड दोज नॉट having not more than 2.5 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड समझते हो, इरिगेटेड मतलब उपजाऊ भूमि, अनइरिगेटेड मतलब अनुपजाऊ भूमि, ठीक है। तो 2.5 एकड़ से ज्यादा उसके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर उपजाऊ भूमि है तो वो 1 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो ये वाला लोन लेने के वो है, क्या कहते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। सिंपल समझ आएगा, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम, ठीक है। 3 स्कीमें बताइए आपको, लीड बैंक स्कीम, सर्विस एरिया अप्रोच, और तीसरी डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम, ठीक है। समझ आया इसमें, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर से बिल्कुल शुरू से रिपीट कर देते हैं हम एक बारी। हाँ, तो भैया आज हमने फाइनेंशियल बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ा। पहले आपको मैं हिंदी वर्जन समझा देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश वर्जन फटाफट समझा देंगे। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग मतलब कुछ स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स को डिटरमाइन करना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करना। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग कौन करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करती है एफबीआईएल। एफबीआईएल क्या है, एफबीआईएल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एफबीआईएल किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसको किन 3 कंपनियों ने मिलकर खोला, फेमडा, फेडाई और आईबीए, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि इनको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। उसके बाद हमने ये पूछा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड मार्केट रेट डिटरमाइन करती है, जैसे कि माइबोर, मेबिट। माइबोर क्या है, किसी बैंक के पास सरप्लस फंड है, दूसरे के पास नहीं है, उसको ऑफर करना, वो तो हो गया माइबोर, जिसका नाम है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो कि लिया गया लाइबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ा मिबिड, दैट इज मुंबई इंटरबैंक बिडिंग रेट। बिडिंग मतलब एक बैंक को दूसरे बैंक से चाहिए तो वो उससे बोरो करने के लिए मांग रहा है, बिड लगा रहा है कि हाँ यार मेरे को इतने पे ब्याज पे तू मेरे को लोन दे दे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए है, डे टू डे बेसिस पे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हमने स्कीम्स की, तो एक बार इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग मींस एस्टिमेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स फॉर लीडिंग फाइनेंशियल इंडिकेटर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ओके।
These rates like interest rate और foreign exchange rate that are followed by the institution जैसे कि banks NBFCs follow up करते हैं और market participants, ठीक है, in financial transaction, अपनी financial transactions में, okay। उसके बाद हमने पढ़ा माइबोर which is also known as call money rate और money at call and short notice, ठीक है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटर बैंक लोन्स जो लोन बैंक आपस में लेते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, दैट इज अ बैंक शॉर्ट ऑफ फंड्स ऑन अ गिवन डे मे बोरो फ्रॉम another bank which may have the surplus funds, ठीक है। MIBOR reflects the price at which short term funds are made available to the participating banks. MIBOR is the rate at which banks are willing to lend to other banks, जैसे lend मतलब उसको देना, उधार देना, ठीक है, तभी इसका नाम देखा गया ना ऑफर्ड रेट, ओके। दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम द लाइबोर, लंदन बैंक इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ये नहीं कि भाई मुंबई में है तो इसलिए मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट नाम लिख दिया इसका, ठीक है, वो आइडिया लिया गया लंदन से, इसलिए इधर इन्होंने मुंबई लिख दिया इसका नाम, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा मिबिड, दैट इज इट इज द रेट एट व्हिच बैंक्स वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि माइबोर और मिबिड कौन डिसाइड करता है, मैंने पहले ही बताया, FBIL दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कब बनी थी, दिसंबर 2014 में, ठीक है, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड आ गया ना तो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, ये ध्यान रखना। रजिस्टर्ड किसके अंदर है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। FBIL क्रिएटेड अंडर द ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि फिम्डा जिसका 76% स्टेक है, फेडाई का 14% है, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन का 10% है, ओके। एम क्या है, टू एडमिनिस्टर द फाइनेंशियल बेंचमार्क्स, जितने भी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड मार्केट रेट्स हैं उसको डिटरमाइन करना, एडमिनिस्टर करना। इसको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, RBI करता है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हमने पढ़ा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप, डेवलप है ये देवलोक मत पढ़ लेना, ठीक है, टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर द इंडियाज बेंचमार्क रिलेटेड टू मनी मार्केट, जैसे कि जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है और जिनका शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड होता है वो ट्रेड होते हैं, उसको बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे रिलायंस के शेयर, बॉन्ड वगैरह, ठीक है, जिनकी लिक्विडिटी हाई होती है, जो इजीली कन्वर्टेबल कैश में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाई लिक्विडिटी का, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिटरमाइन या एडमिनिस्टर करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि RBI कैसे प्रमोट करेगा बैंकिंग हैबिट्स रूरल अर्बन एरिया में। सबसे पहली स्कीम थी लीड बैंक स्कीम जो 1969 में आई। इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे सम डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे विलेजेस वगैरह नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। विलेजेस वगैरह और सेमी अर्बन एरियाज आपके आएंगे सर्विस एरिया अप्रोच में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं, ये तभी करके मैंने हाईलाइट किया, जो चीज मैंने हाईलाइट किया ना वही आपने करनी है हाईलाइट। इसके अलावा इस हाईलाइट करने का मतलब है कि यही वो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। लीड बैंक स्कीम 1969, अंडर दिस एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक अलॉटेड सम डिस्ट्रिक्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो बैंक, ठीक है, कि किस चीज की, इंटेंसिव डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट किससे होगी, पैसे से होगी। पैसा कौन देगा, बैंक देगा। कैसे देगा, लोन के लिए देगा, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट गैप्स, इंटरेक्टिंग विद द लोकल एजेंसी, वहां के आसपास के लोगों से पूछेगा, ठीक है, एंड प्रिपेयरिंग द क्रेडिट डेवलपमेंट प्लान, एक प्लान डेवलप करेगा, ओके। दिस स्कीम इज आल्सो बेस्ड ऑन द एरिया अप्रोच, एरिया अप्रोच बेस्ड है, ओके। दूसरी आई सर्विस एरिया अप्रोच, जो कि पहले वाली स्कीम की सब स्कीम है, इसकी छोटी बहन है या इसकी मासी की लड़की है, ठीक है, ऐसे समझ लो। दिस इज अ सब स्कीम ऑफ द लीड बैंक स्कीम अंडर दिस, जिसके अंदर हर पब्लिक सेक्टर बैंक हैज टू अडॉप्ट सम क्लस्टर ऑफ विलेजेस, यानी कुछ गांव एंड सेमी अर्बन एरियाज, मतलब जो प्रॉपर अर्बन ना हो, सेमी अर्बन हो, ठीक है, लगभग गांव जैसे दिखने वाले, फॉर देयर इंटेंसिव डेवलपमेंट। सिंपल सी ये लाइन तो रट लेनी है आपने, इंटेंसिव डेवलपमेंट दिमाग में डाल लो कहीं पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी DIRS, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम, ठीक है, अंडर विच इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, किसके लिए, फॉर एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, टू लेंड यानी कि लोन देना, कितना, एटलीस्ट 1% ऑफ इट्स टोटल लोन, जैसे सपोज 1 करोड़ होगा उसका 1 करोड़ का 1%, 1 लाख, एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, मतलब गरीबों में से भी जो गरीब है, ठीक है, एट अ मेयर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ 4% ब्याज के ऊपर, ठीक है। फैमिली एलिजिबल होगी इसमें जिसकी एनुअल इनकम यानी सालाना आय जो ग्रामीण इलाकों में होगी 18,000 रुपए पर ईयर, और
बाकी दूसरे इलाकों में 24,000 पर ईयर। एंड दोज हैविंग नॉट मोर देन 2.5 एकड़ ऑफ अनइरिगेटेड लैंड और 1 एकड़ ऑफ इरिगेटेड लैंड। ठीक है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ समझने का है नहीं। तो 3 स्कीम बताई और 2 आपको फाइनेंशियल बेंचमार्क्स बताए, माइबर और मिबिट। ठीक है, उनको कौन डिटरमाइन करता है? एफबीआईएल करती है, उसके बारे में सारा कुछ समझाया आपको। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। पूछो भाई, सो तो नहीं गए थे? अब टाइप करना शुरू करें। जिंदा हो? नो डाउट सर। चलो शुक्र है अल्लाह का। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। जिंदा है, बस तुम जिंदा हो तो हम जिंदा हैं, तुम्हें देखकर खुशी सी रहती है बस। तो दूसरी स्लाइड देखते हैं कौन सी है। दूसरी स्लाइड ऐड करते हैं, जरा एक सेकंड सब्र कीजिए। सर बस, सर बस कहाँ? अभी तो ट्रेन चलेगी। नींद आ गई क्या? टीच मोर सर, अभी टीचेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? जरा 2 मिनट स्लाइड अपलोड हो रही है, सब्र कीजिए बस। विद इन अ सेकेंड्स इट विल गेट अपलोड। फेडाई की फुल फॉर्म पे अड़े हुए हो? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इतने में तो यार गूगल सर्च कर लेते हैं मेरे भाई। हाँ, बस नहीं ट्रेन चलाएंगे बेटा। नींद नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है। आनी भी नहीं चाहिए। आ रही है? नींद नहीं आ रही है? किसको आ रही है भाई? कौन है ये? पापा की परी? नाम दिख नहीं रहा है, 1 मिनट जरा स्लाइड अपलोड हो रही है, मैं देखता हूँ जरा कौन है भाई। लड़का है कि लड़की है? पापा की परी है या पापा का परा है? देवी जी हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे देवी जी, नींद आ रही है आपको? कमाल करते हो। अच्छा, पापा की परी है। अरे यार स्लाइड अपलोड हो रही है, इसमें टाइम लग रहा है। आपकी क्लास में नींद नहीं आती सर? तो हाँ, तो आनी भी नहीं चाहिए भाई। मेरी क्या किसी क्लास में भी नहीं आनी चाहिए। जी, लड़कियों में ही होते हैं, मैंने देखा है ना ये बीमारी, पापा की परी। कभी लड़कों को देखा पापा का जिन, मम्मी का जिन। ये लड़कियों में होते हैं ना, पापा की परी। वो एक वो चुटकुला सुना है, वो सुना होगा शायद, वो पापा की परी वाला चुटकुला सुना है? पापा की परी वाला चुटकुला सुना किसी ने? सुनाऊं? एक सेकंड, साइट साइट अपलोड हो जाए। स्लाइड हो गया, हो गया। हाँ, अभी आ गया हम दोबारा। हाँ, वो क्या होता है ना, वो एक बार एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो उसमें एक उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम क्या हो? कहती है मैं पापा की परी हूँ। मतलब छोटे छोटे ही होते हैं वो, 4th 5th क्लास में ही होते हैं आपस में। तो फिर जाता है वो, छत पे खेल रहे होते हैं, तो उसको धक्का दे देता है छत से। तो उसकी मम्मी पूछती है, कहते हैं वो कहाँ, लड़की कहाँ है वो जो तेरे साथ खेल रही थी? वो कहता है कि उसको तो मैंने धक्का दे दिया। वो कहता है क्यों? कहता है वो कहती मैं पापा की परी हूँ। वो कहता है मैं देख रहा था, उड़ी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पापा की परी, मम्मी का जिन, ये सब मत बनो। ठीक है, तो ढंग का बन जाओ। हाँ वही। ठीक है।
वो कह रही पापा के डायनासोर होते हैं। नहीं चलो वैसे ठीक है, मम्मी का लाडला होता है। मतलब तुम्हारा तो वो हाल है, हल्की सी उंगली पकड़ाओ तो मतलब पूरी गर्दन पकड़ लेते हुए। लड़के माँ के लाडले होते हैं, सभी लाडले होते हैं बच्चे। मतलब मेन एम हमारा ये होना चाहिए कि एक तो अपनी इज्जत, अपने आप को फुल इज्जत दो, और एक मम्मी पापा की फुल इज्जत करवाओ। ठीक है। वो मूवी देखी है मिर्जापुर? वेब सीरीज देखी है किसी ने? मिर्जापुर देखी है मिर्जापुर? आ, क्या बात है, लड़कियों ने भी देखी है, वाह जी वाह। अरे मिर्जापुर देखो भैया। हाँ ईयरफोन लगा के देखना। कहीं बात में सर ने क्या दिखा दिया। वो जब फ्री हो तब देखना आराम से। अभी आ रही है सभी को वॉइस? एक्चुअली नेट में इशू हो गया था, आई डोंट नो। दिस इज हाउ डिजिटल इंडिया वर्क्स। आप लोग जब आईएएस बन जाओगे एटलीस्ट ये प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व करवा देना। ठीक है। अभी आ रही है सभी को वॉइस? क्लियर आ रही है वॉइस? वीडियो ऑडियो सब? सब सो गए? जिंदा हो?
जगा लो सभी को, हिला लो थोड़ा सा ऐसे। चलो 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 चलो। तो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की हम लोग वीडियोस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सोने वाले थे ना, आप उठेंगे ना, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ टाइगर जी आ जाओ। तो जैसे कि हम बैंकिंग सेक्टर की वीडियो कर रहे थे, तो हमने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फाइनेंशियल बेंचमार्क्स के बारे में पढ़ा, बैंक की स्कीम्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये अभी नेक्स्ट वीडियो है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तो ये बताएगा बच्चा, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस, वेरी गुड, बिल्कुल सही, सही पकड़ो, सही पकड़ो। चेंजेस करना, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स होते हैं ना, जब आपकी शादी होगी आपके घर में रिफॉर्म्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपके घर के कायदे कानून चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक की लाइफ में चेंज आ जाता है, शादी होने के बाद चेंज आ जाता है, कोई नई क्लास जाते हो वहां चेंज आ जाता है। और वो कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ठीक है ना। तो वहीं, लेकिन चेंज के पीछे कोई कारण जरूर है। वो कहते हैं ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, आपने सपोज करो पहले आप क्लीन शेव रहते थे, ठीक है, फिर आपने दाढ़ी वाड़ी रखनी शुरू कर दी, कोई कारण रहा होगा, दो ही कारण होंगे। तो आपकी सहेली छोड़ के भाग गई आपको, इसलिए गम में दाढ़ी रखी हुई है आपने। दूसरा, आपको दाढ़ी सूट करती है इसलिए आपने दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है। तो कोई भी कारण हो सकता है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, ठीक है। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपने बाल खड़े किए हुए हैं, कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, आपने किसको इम्प्रेस करना है, किस लिए करना है, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें बैंकिंग सेक्टर जो रिफॉर्म्स हुए, इसके पीछे भी कोई कारण था। यानी वो कह रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव जो आए, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण था। यानी इसका हमें सबसे पहले बैकग्राउंड समझना होगा, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड समझेंगे तभी हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ऐसा आखिर हुआ क्या बैंकिंग सेक्टर में जिस वजह से हमें चेंज लाना पड़ा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। क्लियर है सर? तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो एज यू सी ऑन दिस पिक्चर, फ्रॉम 1951 टू 1969, यानी 1951 से 69 के बीच में देयर इज अ पीरियड ऑफ क्लास बैंकिंग। क्लास बैंकिंग मतलब बहुत कम बैंक्स थे, मतलब जो बैंक्स थे वो सारे बढ़िया थे, ठीक है। ओवर स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक, कुछ ही स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, ठीक है, ज्यादा पोच पोच नहीं थी, ठीक है। 1969 में लेकिन क्या हुआ, आईजी बोले तो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनलाइज 14 कमर्शियल बैंक्स। इंदिरा गांधी ने 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब सरकारी घोषित कर दिया कि भैया ये सरकारी बैंक है, यानी सरकार के जवाई है ये, इनका सरकार ध्यान रखेगी, ठीक है। कब? 1969 में, ध्यान रखना। फ्रॉम 1969 टू 91 देयर इज अ पीरियड ऑफ मास बैंकिंग। देखो 51 से 69 क्या है, पीरियड ऑफ क्लास बैंकिंग रहा, मतलब थोड़े बैंक थे लेकिन बढ़िया थे। लेकिन 69 से 91 के बीच में क्या हो गया, पीरियड ऑफ मास बैंकिंग। तो दबा के बैंक खुल रहे हैं, इधर बैंक खुल गया, उधर बैंक खुल गया, ठीक है। लेकिन और वो सारे के सारे सरकारी थे, ठीक है। बैंक्स फॉर एवरीबॉडी, सभी के लिए बैंक थे। बैंक्स फाइनेंसिंग इन अ बिग वे, मतलब बैंक लोगों को फाइनेंस दे रहा था, पैसे खुले दरबार माँ के, मतलब खुले पैसे चल रहे हैं, ठीक है। जिसको लोन लेना है लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ, कुछ सीरियस डेवलपमेंट्स होगी, कुछ दिक्कतें होगी, ठीक है ना। तो वही हो जाए ना, जब आपके पिताजी आपको पैसे देंगे कुछ खुले, पहले 10 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, अभी आपको 10,000 पॉकेट मनी मिल रही है। तो कुछ दो चीजें हो सकती है, या तो आप अच्छी जगह यूटिलाइज करोगे या गलत जगह यूटिलाइज करोगे। 95% केस होगा कि आप गलत जगह यूटिलाइज करोगे, ठीक है। दारू वारू पीने लगोगे या कुछ और
उल्टी सीधी चीजें करे लोगों के, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक के केस में भी ऐसे हुआ, जब लोगों के पास पैसे न लगे तो जाहिर सी बात है आप एक जगह से बार बार पैसे निकाल रहे हो तो कुछ दिक्कत तो आएगी ना। सिमिलरली इसमें भी मैनी सीरियस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस। द फर्स्ट वन इज बैंकिंग सेक्टर ग्रेजुअली इरोडेड द प्रॉफिटेबिलिटी। जो बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इरोडेड मतलब खत्म होना, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, राइजिंग एनपीएस। एनपीएस सुना, किसी को पता है एनपीएस के बारे में? हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? न्यूज़पेपर में सुनी होगी। क्या फुल फॉर्म होती है एनपीएस की? एनपीएस समझते हो? एनपीएस बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन प्रॉफिट एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल लो, या फिर आप इसको शुद्ध भाषा में बिल्कुल लेमन टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं बैड लोन्स। आप अपनी जो भी नोटबुक ली हुई है आपने, उसमें आप लिख सकते हो इसके आगे बैड लोन्स। इसके बारे में हम अलग से विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैड लोन्स का मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपको लोन दिया, आप उसको समय पे चुका नहीं पाए, तो वो आपका लोन बन गया बैड। सिंपल शुद्ध भाषा में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। बैड लोन, ठीक है। राइजिंग एनपीएस, बैड लोन्स बढ़ गए, ठीक है, लोगों को दबा के क्योंकि लोन दिए थे। राइजिंग एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए बैंकों के, क्योंकि खर्चे बढ़ने की वजह से क्या हुआ, 20 में से जो 14 बैंक्स थे, हाँ हाँ शशांक जी बिल्कुल सही आपने डेफिनेशन बोली है, बट अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइजिंग एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से क्या हुआ, 20 में से 14 जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, यानी जो सरकारी बैंक्स थे, दे वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स इन 1991। वो 1991 में 1991 में वो खत्म होने की कगार पर थे, ओके। ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन, खुला मतलब ब्रांचेस एक्सपेंशन हो रही थी, वहां भी बैंक खुल रहे हैं, वहां भी बैंक खुल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन होने लगी, ठीक है। उसके बाद ओवर स्टाफिंग एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, अगेन लीडिंग टू राइजिंग एक्सपेंडिचर। ओवर स्टाफिंग होगी, बैंक से बहुत सारे स्टाफ घुसा लिए क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस खुल रही थी बैंकों की। और स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, एक अलग से एक यूनियन थी, ट्रेड यूनियन, जैसे बैंकों के ऊपर ना ट्रेड यूनियन थी जो बैंकों का ख्याल रखती थी, अगेन लीडिंग टू राइजिंग एक्सपेंडिचर। क्योंकि इस ट्रेड यूनियन में भी कुछ एम्प्लॉइज थे, ठीक है, उनका भी खर्चा था, ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर बढ़ा रही थी। और एक्सपेंडिचर किसके ऊपर पड़ रहा था? गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था ना, जाहिर सी बात है, सरकारी बैंक थे। सो एट दैट टाइम, ये उस टाइम फ्लॉज बता रहे हैं, मतलब क्या कमियां थी उस वक्त कि ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन होने की वजह से। नो मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस एक्सेप्ट द कोर्ट्स, मतलब उस टाइम जो बैड लोन्स थे, यानी एनपीएस जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, उसको रिकवर करने के लिए, यानी उनको बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था एक्सेप्ट द कोर्ट्स। कोर्ट्स यानी कोर्ट का तो पता ही है आपको, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। अभी भी किसी के पैसे फंस जाए तो बहुत दिक्कत होती है, खैर एनीवेज। तो उस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं था कि बैड लोन्स को रिकवर करने का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एट दैट टाइम देयर वाज नो साउंड बैंकिंग नॉर्म्स लाइक बेसल नॉर्म्स, ठीक है। बेसल नॉर्म्स क्या है ये आपको बाद में समझाएंगे, अभी के लिए इतना समझो, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बेसल नॉर्म्स आएगा। अभी के लिए इतना समझो कि बेसल नॉर्म्स, बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे एक नॉर्म्स बनाए गए, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? मुझे लग रहा है सिर्फ आप में ही दिक्कत आ रही है। आवाज आ रही है अभी सभी बराबर आ रही है? आ रही है, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। देवी जी आप, ठीक है। बेसल एक जगह स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जहाँ पे ये नॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ प्रोविजंस थी कि बैंक के जो भी बैड लोन्स वगैरह ना पड़े उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाई गई, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो कह रहा है कि उस टाइम कोई इस तरह के नॉर्म्स भी नहीं थे, बेसल नॉर्म्स नहीं थे, ठीक है। फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ लोन वेवर्स बाय पॉलिटिशियंस एज बैंक्स वर ट्रीटेड एज टूल्स टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। वो कहते हैं कि सपोज इलेक्शन होने वाले होते थे ना, तो पॉलिटिशियन कहते थे कि आप हमारी पार्टी को जितवाएं, आपके लोन माफ करवा देंगे, जैसे कह रहे हैं ना, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ
प्रैक्टिस ऑफ लोन वेवर्स, लोन को खत्म कर देने की प्रैक्टिस के बारे में कौन बताते थे? पॉलिटिशियंस, ठीक है। एज बैंक्स वर ट्रीटेड एज टूल्स टू गेन पॉलिटिकल माइलेज, क्योंकि बैंक्स को ट्रीट किया जाता टू गेन पॉलिटिकल माइलेज, कि भैया आप लोन लो, कोई नहीं, जब हमारी सरकार आएगी आपके सारे लोन माफ करवा देगी, तो सरकार के खजाने में से पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लॉज थे बेसिकली। फ्रीक्वेंट लोन मेलास बाय द बैंक्स to merely to fulfill the priority sector lending targets, PSL targets of loans to people below poverty line। वो कहते फ्रीक्वेंटली हर रोज लोन मेला लग जाता था बैंकों के द्वारा, ठीक है। वो भी किसके लिए? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि पीपल, जो लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, हर रोज ही लगा देते थे उनके लिए मेला। उस टाइम काफी हाई सीआरआर था, कैश रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा हाई था, 40% था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है, अभी इतना नहीं है। एसएलआर बहुत ज्यादा हाई था, 38.5%, ठीक है, अभी कम है बहुत ज्यादा। तो ये सारे फ्लॉज थे उस टाइम। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स यानी जो बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आए, वो आने का कारण क्या था, हम ये पढ़ रहे हैं। उसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ा कि 1951 से 69 के पीरियड में क्लास बैंकिंग थी, यानी कुछ बैंक थे लेकिन बढ़िया बैंक थे। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ लो लेकिन बढ़िया पढ़ लो। लेकिन 69 में इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने 14 कमर्शियल बैंक खोल दिए। यानी सपोज कोई टीचर आया, उसने कहा कि भाई, मेरे बाद कोई टीचर आता है सपोज इकोनॉमिक्स का, आपको कहता है कि भाई ये 15 किताबें आपको इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, ठीक है। और आपने क्या किया? पीरियड ऑफ मास बैंकिंग, पीरियड ऑफ मास किताबों तो पीरियड चल पड़ा, और आपने दबा के 14 की 14 किताबें पढ़ रहे हो और आपको एक भी नहीं आई, ठीक है। जिस वजह से काफी सीरियस डेवलपमेंट होगी, ठीक है। वो क्या हुई? बैंकिंग सेक्टर ग्रेजुअली इरोडेड द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनकी धीरे धीरे जो नॉलेज है वो धीरे धीरे इरोड होनी शुरू होगी। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे रिलेट कर लिया करो अपने लाइफ से या किसी चीज से, जिसके आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर रहे दिमाग में, ठीक है। किसी चीज के साथ भी रिलेट कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो, या किसी भी चीज के साथ, घर में कोई कुछ भी जो आपका दिल करे, ठीक है। राइजिंग एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए। राइजिंग एक्सपेंडिचर, तो 20 में से 14 बैंक खत्म होने की कगार पर थे। ब्लाइंड ब्रांच एक्सपेंशन हुई उस वक्त, ओके। ओवर स्टाफिंग और स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन, जो कि एक्सपेंडिचर बढ़ा रही थी ऑलरेडी बैंक्स का। उस टाइम कोई एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था एक्सेप्ट द लोन मेलास। आ गई वॉइस? आ गई, चलो। तो उस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं था एनपीएस को बंद कर दें क्लास। क्यों भाई, क्या दिक्कत होगी भाई? है भाई जोबन प्रीत भाई, क्या बात होगी? नींद आ रही क्या? चलो, तो ये क्लास की तरफ ध्यान करो यार। बस खत्म होने वाला है ये खत्म करते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं बस, ठीक है। बस खत्म होने वाली है यार। नो मैकेनिज्म टू रिकवर एनपीएस एक्सेप्ट द कोर्ट्स, ठीक है। नो साउंड बैंकिंग नॉर्म्स लाइक बेसल नॉर्म्स की तरह कोई साउंड बैंकिंग नॉर्म्स नहीं था, ठीक है। फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ लोन वेवर्स बाय द पॉलिटिशियंस एज बैंक्स वर ट्रीटेड एज टूल्स टू गेन द पॉलिटिकल माइलेज, ठीक है।
और फ्रीक्वेंट लोन मेलर्स लगते थे बैंक द्वारा टू मेनली टू फुलफिल द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स ऑफ लोन्स टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और उस वक्त हाई सीआरआर था और एसएलआर भी काफी हाई था, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी आई थिंक सैटरडे को होगी, बाकी आपको मैम बता देंगे कंफर्म। सैटरडे को होगी, वो सुबह 7 से 9 होगी आई थिंक सो, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैम आपको इन्फॉर्म कर देंगी। टेस्ट का नहीं भाई मेरे को पता क्या है कब है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, मेरे को सिर्फ इतना क्लास का पता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगी, आई होप सो, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ 7 से 9 होगी सुबह मैंने भी वैसे ऐसे ही बता दिया सर को, 7 से 9 मेरे को लग नहीं रहा मैं उठ पाऊंगा सुबह, चलो देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ध्यान रखना है फॉर्मूला सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव, ठीक है। इगोइस्टिक नहीं बनना, लेकिन स्वाभिमानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना, ठीक है। तो थैंक यू, ओके बाय, टाटा।